Good evening, partners. Wish you warm welcome to our weekly online session. Hopefully, I am audible to you. Yes, sure. Okay, thank you very much. So, as we know that since last 6 months we are running the weekly session. The main objective of weekly session is to help you to solve the product query. Okay, most of you have joined are the SIF certified, and objective is to better aware, better deepen understanding about the SIF product. और सेम टाइम जब हमारे साथ कोई नया फंड आता है तो उनको भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे हम उनकी स्ट्रेटेजी को भी समझ सकते हैं. Before we go into the today's session, let me congratulate all partners. आज हम बात करें कि प्रूडेंट फैमिली में 700 प्लस पार्टनर्स ने एसआईएफ सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं. और एयूएम की बात करूं तो करीबन करीबन जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर है उस हिसाब से हमने 222 प्लस करोड़ का एसआईएफ का एयूएम हमने कर चुके हैं. एंड 1100 प्लस यूनिक क्लाइंट्स जो है यूनिक पान बेसिस पे क्लाइंट्स को हमने ऑनबोर्डेड किया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू फॉर योर ग्रेट जॉब इन दी लास्ट 7 मंथ. एंड आई एम श्योर दैट दिस इज द बिगिनिंग, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में लिमिटेड एएमसी या लिमिटेड फंड्स थे. अभी ऑलरेडी 11 या 12 ऑलरेडी फंड्स या एएमसी अवेलेबल है. एंड आई एम श्योर दैट कि अभी रिसेंटली आई अटेंडेड द काफी म्यूचुअल इवेंट एंड आई come to know that another 10 AMCs are in pipeline to launch their SIF in coming days. तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है सबके लिए. तो यहाँ पे हमने टू डीपन योर अंडरस्टैंडिंग इन दी SIF कैटेगरी हमने यहाँ पे ये मंथ में ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का भी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे SIF की जो कैटेगरीज है ये हाइब्रिड कैटेगरीज कैसे उसको हम डिकोड कर सकते कि उसमें कहने के लिए सारे फंड जो है लॉन्ग शॉर्ट हाइब्रिड फंड है, बट हर एक फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है. सो वी हैव इंट्रोड्यूस द फुल डे वर्कशॉप टू डिकोड द हाइब्रिड कैटेगरी, डिकोड द इक्विटी स्ट्रेटेजी, हाउ टू पोजिशन SIF टू योर एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर. उसकी सेल्स प्रोसेस भी हमने इंट्रोड्यूस की है. And this is a full day classroom workshop. We conducted 5 locations in rest of Maharashtra: Nasik, Pune, Raipur, Nagpur, and Sambhajinagar. 250 plus partners have benefited, and many of partners have started doing the business based on the learning. Okay, तो यहाँ पे मैं साथ साथ में बता दूं कि ये मंथ में यानी कि नेक्स्ट मंथ में भी हमने 10 लोकेशंस पे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वर्कशॉप हमने प्लान किया है. गुजरात में 4 लोकेशन में है, यूपी में 4 लोकेशन में है. ओके, और दिल्ली में 2 लोकेशन में है, जिसकी डिटेल्स मैंने SIF कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर कर दी है. और कहीं पे कुछ क्वेरी होगी तो हम सेशन के एंड में 1-to-1 डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट मी कम टू दी टुडेज एजेंडा. तो आज वी हैव अ एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च फॉर दी अर्थिया SIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड बाय द यूनियन म्यूचुअल फंड, जहाँ पे अर्थिया SIF की टीम हमारे साथ है. मिस्टर दिवेश त्रिवेदी, ओके, मिस्टर रिजवी सैयद, सादिक राजा इज द हेड फॉर द हेड बिजनेस डेवलपमेंट, एंड आई एम श्योर दैट कि शॉर्टली मिस्टर राजेश फंड मैनेजर विल ज्वाइन विथ अस. सो दिवेश, you know that key objective of session you have approximately 1 hour time. In 1 hour time we expect the first 40 minutes is focus about the fund features, benefit, presentation, and followed by last 20 minutes with the question and answers. So Divyesh is a head of strategic head for the he's a head strategic alliance, okay, working with the Union Mutual Fund and having the 15 plus years work experience. So Divyesh, over to you. Thank you, Keyur ji, and thank you for giving us this opportunity जहाँ पे हम आपके पार्टनरों के साथ संपर्क में आ सके. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द पार्टनर्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज कॉल. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज का डिस्कशन अपना SIF पे है, और इसीलिए हमारे साथ आज रिजवी सैयद साहब जो हमारा ऑल्टरनेट बिजनेस हेड करते हैं, अलॉन्ग विद राजेश ओइनोर जी है जो हमारे फंड मैनेजर है. बिफोर वी मूव ऑन टू SIF, एज अ स्ट्रैटेजी जो सब
काफी रिजवी जी इस पे बात करेंगे। आई वॉन्ट टू गिव 2 minutes ऑन यूनियन म्यूचुअल फंड, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों ने आपने यूनियन म्यूचुअल फंड के बारे में हो सकता है ना सुना हो। तो यूनियन म्यूचुअल फंड इस इंडस्ट्री में 2010 में आया था। ओके, तो मोर देन 15 years इन दिस इंडस्ट्री। हमारा जो अगर आप देखोगे, इट इज अ 60-40 JV। 60% इज ओन्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड 40% इज ओन्ड बाय डाइची लाइफ। डाइची लाइफ जो जापानीज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट जापानीज इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और दुनिया में उनके दो लाइन ऑफ बिजनेस है, एक एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है और दूसरा इंश्योरेंस बिजनेस है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका बिजनेस अक्रॉस इंश्योरेंस तो बड़ा है ही है, उन्होंने अपना बिजनेस ऑन द एसेट मैनेजमेंट साइड भी काफी साइड बड़ा कर चुके हैं। यूएस में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वियतनाम में है, अभी इंडिया में भी है। और आप जैसे जैसे आप एज टाइम प्रोग्रेसेस यू विल सी मल्टीपल कंट्रीज दे विल हैव प्रेजेंस। उनका आइडिया यही है कि उनको एसेट मैनेजमेंट बड़ा बनाना है। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव अ जापानीज एज अ पार्टनर। कमिंग टू यूनियन म्यूचुअल फंड, हमारे CIO साहब हैं मिस्टर हर्षद पटवर्धन, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में। और 16 साल एक ही ऑर्गेनाइज ईडलवाइज JP मॉर्गन के साथ रह चुके हैं वो। उन्होंने एज अ CIO हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है। और उनके अंडर क्लोज टू 28 मेंबर टीम है जो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। सो आई थिंक मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा म्यूचुअल फंड के लिए कभी और। बट टुडे लेट मी इंट्रोड्यूस रिजवी सैयद। रिजवी सैयद जो हमारे हेड ऑफ ऑल्टरनेट बिजनेस है, जो SIF देखते हैं, AIF देखते हैं और गिफ्ट सिटी देखते हैं। थैंक यू रिजवी फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज कॉल। सो रिजवी हैज मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। बिफोर ज्वाइनिंग यूनियन म्यूचुअल फंड उन्होंने काफ़ी AMC में काम कर चुके हैं, HSBC, इन्वेस्को, ऑयस्टर ग्लोबल, HDFC। ओके, सो थैंक यू रिजवी फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हमारे फंड मैनेजर राजेश ओइनोर, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। राजेश ओइनोर हैज मोर देन 21 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। बिफोर यूनियन he has worked with ITI, long short strategy. He was a fund manager at ITI। 7.5 साल उन्होंने वहीं long short strategy मैनेज किए। और उसके साथ उन्होंने मिराय, टाटा, इन ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है। थैंक यू राजेश फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेस कॉल। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, ओवर टू यू रिजवी। Thank you so much. Good evening to all the participants. मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि मैं इस कॉल पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात कर सकता हूँ, because generally when you have partners from across India, we all try and stick to English, but many a times communications are larger, clearer when you can talk in Hindi. So I will continue talking in both the languages. The part that I am going to continue to talk to you about, थोड़ा सा मैं आपको अपना SIF का बैकग्राउंड दे दूं। अभी आप में से कुछ लोग शायद कॉल पे 4 बजे से पहले आ गए थे, तो आपने सुना होगा मैंने 51 ट्रेनिंग्स की हैं, जिसमें NISM 13 लोगों को बुलाकर सर्टिफाई कराने की कोशिश किया है। 1100 पार्टिसिपेंट्स को कवर किया है। इन ट्रेनिंग्स के बाद करीब 350 मीटिंग्स में पैन इंडिया कर चुका हूँ on SIF. So what I want to talk before I get into the beginning of the presentation, why we call ourselves Arthaya, is bit of getting basics clear. Now we all, Divish, can we go to the first slide, please? Yeah. See, आज तक हम लोगों को बाजार में जब इन्वेस्ट करना होता है तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। मैं जब 2003 में बाजार में शुरू आया था तो दो ही थॉट्स ऑफ इन्वेस्टिंग होते थे। एक होता था कि आप म्यूचुअल फंड्स कर लीजिए, दूसरा होता था कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में करिए। PMSs तब भी चलते थे, बट PMSs इतने फॉर्मलाइज्ड और इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। हम म्यूचुअल फंड्स में बेसिक आइडिया क्या लगाते हैं? We say that markets in the long term will give you returns. There is an expert who's a fund manager who has done his enough research, whose day in and day out is about identifying good companies, good sectors where there would be growth. तो आप उन good companies, good sectors की equities को खरीद लीजिए। उन कंपनियों के जब मुनाफे बढ़ेंगे तो उन स्टॉक्स के भाव बढ़ेंगे, और अगर आपके म्यूचुअल फंड में वो स्टॉक है या आपने वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखा है तो आपका रिटर्न अच्छा आएगा। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लॉन्ग ओनली इन्वेस्टिंग। यू आर बाइंग अ कंपनी
basis fundamentals. In some cases you may also buy companies basis technical reasons, and you wait for the stock prices to go up. Now this is the broadest category of equity mutual fund. There are several dissections between it कि भाई ये large cap है, ये mid cap है, ये small cap है, ये flexi cap है, ये sector है, ये theme है. उसके आपने 25 अलग अलग सेक्टर थीम्स बना लिए. अब जब क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, म्यूचुअल फंड इज मेंट फॉर one and all. Somebody can come with as little as 500 rupees in an SIP to somebody even coming with 10 crores, 20 crores check in a single fund. Everything is welcome, right? But because this is a product which is meant for one and all, there are a lot of restrictions. Restrictions in the positive sense. What are those restrictions? You cannot hold more than 10% into any particular stock. There are sectoral limits. Fund managers have to manage the risk in very, very strictly defined manners. And because of this, historically, if you see largely, पिछले 30-35 सालों में एक आध हादसे जरूर हुए होंगे, but broadly equity mutual funds ने returns बनाए हैं, लोग खुश भी हुए हैं. Now, when it came to the next, कि भाई अब clients have already experienced कि एक equity mutual fund क्या होता है, they wanted to have something extra. HNIs had more money, they wanted to invest in better products, they wanted to explore more. There comes in a service called portfolio management services. Now, portfolio management services is actually not a product. It is a portfolio manager who has an agreement with you where you as a client appoint the portfolio manager to manage stocks on your behalf, right? Again, यहाँ पे पोर्टफोलियो आपकी सुविधा के हिसाब से कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, कौन से सेक्टर्स नहीं अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स में आप डालना चाहते हैं, कौन से स्टॉक्स में आप नहीं डालना चाहते हैं, so on and so forth, and a very customized portfolio can be made. Now, what we generally say about PMS is because fund manager makes a portfolio as per the requirement of the clients, they are better suited, there is a possibility of generating alpha. यहाँ पर भी एक चीज आपको नोटिस करनी है, यहाँ पे भी थॉट म्यूचुअल फंड जैसा ही है. जो स्टॉक्स और सेक्टर्स चलेंगे, अच्छे होंगे, उनकी स्टॉक्स आप खरीद लीजिए. जब वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ेगा. दिस इज ऑल्सो लॉन्ग ओनली इन्वेस्टिंग, जस्ट कि आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट कर लिया है जो आपके लिए पोर्टफोलियो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है. लेकिन पैसा सिर्फ एक ही बात से आ रहा है कि जो स्टॉक खरीदा अगर वो ऊपर गया तो आपका रिटर्न बना. फिर आप HNI बढ़ रहा है, HNI की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, फिर आप आ जाते हो AIF पे. नाउ AIF में कई सारी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 3. जो लिस्टेड मार्केट में पैसे डालते हैं वो कैटेगरी 3 फंड्स हैं. लिस्टेड मार्केट कैटेगरी 3 फंड्स में दो तरह के फंड्स आ जाते हैं. एक है कैटेगरी 3 लॉन्ग ओनली फंड, which is like your typical mutual fund, but they generally come with a more concentrated strategies. आपको म्यूचुअल फंड में शायद 60, 70, 80 स्टॉक्स मिल जाएंगे. Most AIF 3 long only funds will have maybe 25, 30 stock, concentrated exposure. They will not be benchmark hugging. Benchmark hugging का मतलब ये होता है कि benchmark में अगर कोई स्टॉक 8% है, आपका व्यू नेगेटिव भी है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर शायद उसमें 5-6 रखेंगे बिकॉज बेंचमार्क से बहुत दूर नहीं जाना है. AIF में आप बेंचमार्क हगिंग नहीं करते हो, अलग चले जाते हो. AIF 3 लॉन्ग ओनली भी केवल इसी बात पर चलता है कि जो स्टॉक्स आपने खरीदा वो चले तो आपका पैसा बना, वो नहीं चले तो आपका पैसा नहीं बना. अब मैं इसको सम अप कर दूं. म्यूचुअल फंड, PMS, AIF कैटेगरी 3 लॉन्ग ओनली फंड केवल एक थॉट पे चल रहे हैं. जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स हमने अपने पोर्टफोलियो में लिए हैं, अगर वो चले तो आपका पैसा बनेगा. अब आ जाते हैं हम AIF कैटेगरी 3 लॉन्ग शॉर्ट फंड. यहाँ पे फंड मैनेजर के पास एबिलिटी है कि जो स्टॉक्स चलने वाले हैं आप उनमें सामान खरीद लीजिए, आप वो स्टॉक्स खरीद लीजिए या आप फ्यूचर्स बाजार में जाके उनका लॉन्ग पोजीशन कर लीजिए. यहाँ पे ये भी आपके पास क्षमता है कि जो स्टॉक्स नहीं चलने वाले हैं आपके ओपिनियन में, चाहे कंपनी की ग्रोथ नहीं अच्छी हो, चाहे उनमें वैल्यूएशन ना हो, चाहे आपको प्रमोटर के क्वालिटी पे कंसर्न हो, कोई भी कारण की वजह से कि वो स्टॉक नहीं चलेगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं. शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? आपके पास स्टॉक है नहीं, आपने फ्यूचर्स में जाके एक स्टॉक का
कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। मान लीजिए वो स्टॉक 100 रुपए पे है, आप उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक की क्वालिटी बेकार है, कुछ समय में 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने फंड मैनेजर के व्यू पे है, ये स्टॉक नीचे आएगा। जब ये स्टॉक 100 रुपए का 80 हो जाएगा तो जो फ्यूचर आपने बेच दिया था वही आप खरीद लोगे। तो आपने 100 पे फ्यूचर बेचा, 80 पे फ्यूचर खरीदा, इसलिए आपको 20 रुपए का गेन हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट साइड ऑफ इन्वेस्टिंग, right? Now, when you compare an AIF long short fund versus an SIF versus a mutual fund versus a PMS, the only differentiation first and foremost is that SIF long short can do a shorting also. Sorry, AIF long short fund can do a shorting also. Mutual funds and PMS cannot. Secondly, AIF category 3 starts with a minimum investment of 1 crore. Now, if many of you may have read the regulations which SEBI came up with, SEBI ने जब ये SIF का रेगुलेशन लाया था वो दिसंबर 2024 था। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट पेपर आया था जुलाई 2024 में, जब इसका नाम SIF भी नहीं हुआ करता था, जब इसका नाम था न्यू एसेट क्लास। तो SEBI ने कहा था कि जी न्यू एज इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली दोज इन्वेस्टर्स, जरूरी नहीं कि वो यंग हो, वो इन्वेस्टर्स जो 2020 के बाद में आए बाजार में, उन्होंने बाजार में एक 3-4 साल की रैली दिखी। इंटरमिटेंट उसमें फॉल्स भी थे, लेकिन ब्रॉडली 3-3.5 साल की रैली दिखी जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे बने। ना इन पैसों में क्या हो गया कि जब बाजार तेजी में होता है तो नए नए प्लेयर्स आ जाते हैं बाजार में, एंड पीपल स्टार्टेड ऑफरिंग एन अनरजिस्टर्ड पीएमएस सर्विस, जहां पे ये था कि आप 5 लाख ले आओ, आप 10 लाख ले आओ, मैं डेरिवेटिव्स में स्ट्रैटेजी करूंगा और पैसे कमाऊंगा, एंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स वर लूजिंग मनी, right? That's when SEBI said that if some investors wants to try a derivative oriented strategy and they do not high money as 50 lakhs for a PMS or 1 crore for an AIF, they can be given an opportunity to invest in a product category which is called specialized investment funds. This is the genesis of SIF. यहाँ पे आपको दो चीजों का फायदा होता है बनिस्बत कंपेयर टू पीएमएस और कंपेयर टू एआईएफ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द स्टार्टिंग पॉइंट इज लेसर. PMS starts with 50 lakhs, AIF starts with 1 crore, SIF starts with 10 lakhs only. So जितने लोगों के पास 50 लाख होगा उससे कहीं ज्यादा लोगों के पास 10 लाख होगा, और जितने लोगों के पास 1 करोड़ होगा उनसे तो बहुत ही ज्यादा लोगों के पास 10 लाख होगा. दूसरा, जब आप टैक्सेशन की बात करते हैं तो पीएमएस में ट्रांजैक्शन लेवल टैक्स होता है. हर एक बारी आप खरीदेंगे स्टॉक, एक फंड मैनेजर स्टॉक खरीदेगा और एक फंड मैनेजर स्टॉक बेचेगा, तो ट्रांजैक्शन लेवल टैक्स होता है, जबकि ये चीज म्यूचुअल फंड में नहीं होती है. म्यूचुअल फंड इज स्ट्रक्चर्ड एज अ ट्रस्ट, एंड म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट हैज अ टैक्स एग्जेम्पशन. तो जितनी भी बार फंड मैनेजर एक स्टॉक खरीदे और बेचे और उसमें पैसा कमाए, फंड मैनेजर को कोई टैक्सेशन नहीं भरना है. इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में कब आता है और कब बाहर जाता है वो डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म. अकॉर्डिंगली अगर गेन होता है तो लॉन्ग टर्म फिलहाल 12.5% और शॉर्ट टर्म 20% पे है, जबकि पीएमएस में ट्रांजैक्शन लेवल पे लगता है. और यही चीज अगर आप एआईएफ में देख लें तो एआईएफ में ये टैक्स जो है क्लाइंट को तो नहीं लगता, बट एआईएफ एज अ ट्रस्ट इज स्ट्रक्चर्ड और उस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है. तो वहां पे तो in some cases the tax could be very high as 39%. सेकेंड पॉइंट, आप में से काफी लोगों को पता होगा कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एंड देयर आर टैक्सेस, यू नो. मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में sorry to interrupt you. All are certified partners, so they are aware about all these things, and you have a time till 5 o'clock. From 5 I o'clock have onwards. 2 minutes to complete this if you No, allow. no problem. Because I'm aware. we discuss day in day out this thing. Yeah, I'm just covering because the two risk cure that people are talking about this is how do you compare it better with a AIF3. So I had to put it across that there are No, I taxation. don't have a problem, but 5 o'clock onwards we have a new. Absolutely, 2 more minutes to go. Okay. Okay. Now comparing your SIF with
two risks which are often spoken in the market, and this is particularly with regards to mutual fund. Number one, because mutual funds are only into stocks, the risk is relatively low, and SIFs are into derivatives, and perhaps the risk is relatively higher. Now, this is one thing which I have got as a question, and I would just like to clarify it in one simple line. The gross exposure which is given to SIF is capped at 100%. So effectively, if I have 100 crore AUM, I can create a 100 crore portfolio. And same is a mutual fund having 100 crore AUM can create a 100 crore portfolio. The risk of derivative is leverage. Leverage is not allowed here, right? Secondly, you also have an opportunity where there are possibilities of hedging your risk. If the markets are dropping, because the mandate allows us to hedge the portfolio, you can continue to maintain 65% equity taxation so that the fund gets equity taxation. You continue to have the hedging. तो आप क्या होगा, गिरते समय में बाजार में अगर 10% की गिरावट है, और आप ये देख भी सकते हैं जो आपके इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ्स आ चुके हैं, वो इस वॉर की गिरावट में 14% की गिरावट में यू हैव हैड फंड्स व्हिच हैव फॉलन फ्रॉम 5 to 7-8%, much lesser than your long only funds. As a result, when the markets were to turn back, the funds which have fallen lesser would also have a requirement to rise lesser to be able to recuperate your losses. In the end, if I have to give you a pitch of how a long short equity SIF should be projected to a client is, give us money for a 3-year period so that in 3 years, a client will be able to see an up cycle and a down cycle, which Rajesh will cover in the next 2-3 slides. It means you have a 15-20% on the upside on the index, 10-12-15% on the downside of an index. You should expect returns similar to mutual fund, but if there is a sustained fall in the market, which is 10% or more, you will fall 1/3. Now, how this is managed, this is what we call as what is SIF, what is equity SIF. Now, I will hand it over to Rajesh to tell you how do we manage to do it. Rajesh, if you can please take the slide from where our market exposure in different markets would be. Yes, thanks, Rizvi. So I'll just take you to the slide where the actual modus operandi and what exactly are the things that will be done in the fund are covered. Just to put things in the context, this particular fund is part of the equity SIF bucket, which SEBI has given. Within that, there are, three strategies. Of which the first one is equity, long short SIF, where there is no limit or there is no cap on uh, which market cap I want to move across to. So that is the fund that we are coming up with. What is the basis philosophy of this fund? It is basically to have much lower downside when the market falls. Now, what effectively that does is, your NAV doesn't fall as much. So whenever the subsequent rise is coming up, when market bottoms out and starts moving up, I am compounding from a much higher base versus a long only fund or any other strategy which would have fallen maybe in line with the market. And how that is done, which is effectively you are curtailing your fall to much lower percentage of the market fall. So, for example, if the market falls 10%, our endeavor would be that, maybe will fall somewhere between 30-40% or anything which is lower than 50%. And whenever the market rises subsequently, then the endeavor will be to go ahead and capture more of that upside. So the participation needs to be, meaningfully above 50% in the subsequent market rise. And this is, if I run this combination for 1 or 2 cycles. Now, by cycle, what do we mean is that there is a meaningful upside followed by a meaningful downside. Now, obviously, meaningful is subjective and everybody can interpret the way he or she wants. So that's why the way we define it is that we have one bull market, which is technically defined as 20% plus kind of a return on the higher side, and a meaningful downside could have been 20%, but then in India we have not seen 20% plus kind of a
fall in the market very often. So what we have seen or what we have observed more often in India is a 10% plus fall, which is technically called as a correction. So we want a bull phase, which is 20% plus rise, followed by a correction, which is 10% to 15% kind of a fall. If this particular pattern of rise and fall constitutes one cycle, then typically this product, is, targeting an investment horizon of 2 cycles. How long does it take to for this pattern to really play out? We have gone back and checked on the actual data. Typically 3 years is the horizon in which you have this 20% plus upside and a 10% plus kind of a downside. So if we come with the horizon of 2 cycles, it would be something similar to 5 year plus horizon. And on that horizon, the objective of the fund is that whenever the market falls, I will fall much less than 50%, which could be like 30 or 40% down capture. And whenever the market rises, I could have maybe 65 to 80% kind of a up capture. And when this is run on 1 or 2 cycles, what is the observation? The observation is that my returns are similar to what the underlying long only returns would be, but my risk, which is my volatility, is significantly lower. And what it does effectively is it improves your risk adjusted return. Now, how exactly is this done? In terms of running the portfolio, having daily positions, that is the broad, I'd say roadmap which we have tried to explain on this slide. So first goes with trying to identify which stage of the market that we are in, whether it's a bullish market, whether it's a bearish market, whether it's a flattish market, and then I'm trying to uh, keep the exposure, or I'm trying to align my portfolio in line with what is my outlook on the market. So for example, if I think that the market is really bearish, there is no money to be made actively, the risk reward is not really that favorable to go excessively long in the market, I will reduce the net exposure. How much can I reduce it to? I can actually make it zero. Technically I can make it to 9 minus 25, but will not go there at the portfolio level. So whenever I'm bearish on the market, my exposure, net exposure in the market would be somewhere between 0 to 40%. Okay, now how I do that is obviously, I can have various combination of long and short. So effectively my net exposure is whatever is my long exposure minus my short exposure. So those ranges also have been given. Now, of course, currently the phase that we are going through, or we have been going through since last almost 2 months, is something which is extreme form of bearishness, which is called as the risk off environment. And in the risk off environment, the ideal way is that you do not have any exposure in the market actively, because things move in completely unexpected manner depending on what things develop during the risk off environment. Let's say in this current risk off environment, we have seen oil prices is really the pain for India as a country. And that's why all the trades which are happening in the market are centered around oil prices. All your energy related stocks are up, whereas all those which are consumers of that energy, they are typically down. And then which is the way forward on the market? It is basically on de-escalation of the war, and depending on that, whichever route the oil prices take, that will define how exactly we will move going forward. Now cut to a contrary situation where we know that market risk reward is extremely favorable, things really get cleared out and market turns bullish, then the same fund I can actually convert into a long only fund. Why long only? Because my gross exposure is capped at 100. So if I want to increase my net exposure, there is no other way to but to reduce my shorts in the system. Had it been higher than 100% exposure allowed, I could have managed net exposure at a higher level even with shorts in the system, which here it is difficult to manage because SEBI has capped everything at 100. So if I want to keep net exposure at 95, very likely that I will have almost zero short in the system in the portfolio. In between the two is the flat market, where I have the advantage of going ahead and shorting the stock and making money out of the shorts also. One more favorable point is that during the short or in the flattish market rewards both your long as well as your short ideas commensurately.
What I mean by that is that in a bullish market, even my shorts have a tendency to keep moving up regularly. Similarly, in the bearish market, let's say market like current market, even my good long ideas can get sold off if there is a market wide selling. Whereas in the flattish market, typically I will make good money on the long side as well as on the short side. Now, broadly, this is what will happen inside the fund. One more pertinent question is, how exactly does one go around shorting the, creating stock specific shorts? And the second part is, how exactly does one decide whether we are in the bullish phase or bearish phase or the flattish phase, and how exactly is all this done? I'd say that part pertains to what is the process which is followed for the fund. Now, fortunately for us, or as in the Indian market, long short is a space which has been evolving since late 50s or early 60s. So we have a very long history and sort of proven track record of different strategies which are out there in the market. Now, one of those strategies is called the global macro hedge fund strategy. In that, typically क्या होता है कि you look at ऑल द ग्लोबल मार्केट्स एंड ट्राई टू डिसाइड कि कौन सा मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव है, कौन सा मार्केट कम अट्रैक्टिव है, कौन से मार्केट में क्या क्या रिस्क है. सो फॉर माई पर्पज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मैक्रो एनालिसिस इज टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि इंडिया में एज अ मार्केट आर देयर एनी रिस्क विच आर लाइंड अप. आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से globally all the economies are doing much better than us relatively, then there is a risk Indian currency may come under a threat, which has happened with us in the past also. या फिर जैसे globally before the war happened, the most lingering issue was what will happen with the tariffs, where will the settlement happen. Another thing would be interest rate. If the US keeps rising interest rate या फिर globally अगर inflation worry आ जाता है, it is unlikely कि इंडिया में मॉनेटरी स्टांस जो होगा वो लूज होगा. सो टू दैट एक्सटेंट वी हैव द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट्स आल्सो राइजिंग. सो माय पॉइंट इज globally most of the economies are interlinked because of these economic factors, or and because of that that as a country India is dependent on flows, and let's say our currency or our interest rates may really differ if the flows behave in a certain way. तो वो रिस्क मुझे आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट लेयर ऑफ एनालिसिस इज व्हाट इज डन एट इंडिया लेवल कि यस आपका मार्केट किस लेवल से ग्रो हो रहा है, अगेंस्ट दैट ग्रोथ आपका वैल्यूएशन कैसा है, इज दैट रिस्क रिवॉर्ड रियली फेवरेबल, आपका जो ग्रोथ आपका एक्सपेक्टेड है वेदर इट इज गेटिंग डिलीवर्ड बाय द कंपनीज और देर इज अ डिसअपॉइंटमेंट ऑन दैट. सो FY26 में हमने जैसे देखा था कि इनिशियल फेज में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट अर्निंग्स विल ग्रो एट 15%. इन 9 months we have hardly achieved 8 to 9% growth. So these are the kind of factors which will have its bearing on whether your market you know at macro level is really behaving in line with expectation or it is underperforming and disappointing on that part. The next layer is individual sectors. So let's say hypothetically I turn bullish on Indian economy or Indian market. Does it mean that I am equally bullish on banking, I'm equally bullish on IT, I'm equally bullish on auto? No, it doesn't mean that. It is invariably आपका individual sector पे अलग अलग व्यू हो सकता है. भले आप मार्केट पे बुलिश हो, बट हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बेरिश हो, या किसी एक सेक्टर में आपको लग रहा है कि यार ये मार्केट को लीड करेगा, और देर इज इवन मोर बुलिशनेस इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, एंड ऑल दैट थिंग हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग द पोर्टफोलियो. So yes, the first part is whether I'm bullish or bearish or flattish expectation on the market. Within that, which are the sectors which I think will lead, which are the sectors which will lag, या फिर कोई सेक्टर है जहाँ पे आई एक्सपेक्ट की अर्निंग्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है वेयर एज वैल्यूएशन इज स्टिल ऑन द हायर साइड. सो टू दैट एक्सटेंट आई नो कि यहाँ पे जाके मुझे शॉर्ट्स के लिए ढूंढना है. नाउ ब्रॉडली दिस इज एन एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस एट द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन लेवल. उसके बाद का काम है कि रिस्क आइडेंटिफाई करना. दैट इफ यू थिंक दैट देर आर इंक्रीज्ड रिस्क इन द मार्केट, या फिर जैसे करंट सिचुएशन है कि रिस्क ऑफ मोड है, अभी भी वॉर चल रहा है, ऑयल प्राइसेस आर स्टिल हाई फॉर इंडिया टू डाइजेस्ट देम, विच इज एट $106. करेंसी आपका वहीं पे पड़ा हुआ है विच इज 93 प्लस माइनस.
एंड टू दैट एक्सटेंट वी नो कि अगर ये ऐसे ही बना रहा अगले 4 या 5 महीने तक, तो शायद FY 27 के जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है उसमें भी आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा. सो आई नो कि मार्केट में रिस्क ज्यादा है, बट यस यू कुड स्टिल बी वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रिगर कि यस इस ट्रिगर के बाद हो सकता है मैं शायद मार्केट में पोजीशन कम कर दूं. Overall, will the stance really be bullish at this point or bearish at this point? I would say it will more tend towards bearish side because so far war का de-escalation का कोई clear cut outlook हो नहीं रहा है. And oil prices are slowly moving up. They are back to $106. To that extent, our market is still, the market एक bounce back आ चुका है, but whether this bounce will get sold off or not will have to be watched out for. So I think this is broadly, the process or the way in which the fund will be managed. And maybe I'll now try to put it back to Rizvi and try to explain, the way we are trying to position this fund कि कौन से वो client थे या फिर कौन सा आपका client प्रोफाइल है जिसमें इस तरह का प्रोडक्ट ज्यादा सुटेबल होगा. Okay, thank you. If you can just go to the last slide, Divish. The last one. Just stop here. Rajesh spoke about giving you and trying as an objective to achieve an asymmetrical return, which is upside में 50% से ज्यादा participate करना और downside में 50% से कम participate करना. Nifty 200 is our index and this is a data of Nifty 200. हमने 30 जून 2021 से लेके 30 मार्च 2026 तक देखा. इस पौने 5 साल में absolute return 58% है, 28% is standard deviation, 2.1 is Sharpe ratio. अगर आप right में आकर देखें 50-50, that one participates only 50% on the upside and 50% in the downside. ये नंबर हो जाता है 32, 14 and 2.3. और यहां से आप जब लेफ्ट में आएंगे ना तो asymmetrical returns की बात आती है कि upwards में आपने 60% participate किया, downwards में 40. The moment you cross 65-35 as per this data, you are looking at a return which is better than 100% long only. जो बाजार के साथ ऊपर और बाजार के साथ नीचे. You're trying to give a better return with a controlled risk and that takes the Sharpe ratio higher. Now this is just a representation of an index and actual outcome could be different. But we just wanted to highlight that not just saying asymmetrical return, but if somebody tries to give you a 60 to 70% on the upside and a 30 to 40% on the downside, returns will be more or less similar, but the risk will be way too controlled. And hence we say that this is one category. Equity long short fund is one category that could be given to variety of investors, typically those which are getting agitated or hyper when the markets are going down. So we spoke to a lot of people and we figured out people generally who have a lot of wealth fall in the age bracket of about 50, 52 types. They want to participate in the upside fully because they have limited time to grow their capital, limited time because of their retirement approaching. So 8-10 years. And these are the very investors when the markets fall, they tend to get very worried and many of them also tend to go out of the market. They only come back when the markets have recovered from the previous peak and then they start doing an STP. So क्या होता है गिरने में आपने आधा गिरावट पे निकल गए तो नीचे की आधा गिरावट तो बचा लिया आपने, बट चढ़ने में ना प्रीवियस पीक के ऊपर जाने के बाद आप आते हो तो रिटर्न पूरा कैप्चर नहीं हो पाता. इसी वॉर में आप देख लो जो लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियोज हैं, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड आइडिया. They have fallen about 13-14% in this war. That's how the index has fallen from 2nd of March to perhaps 23rd, 24th of March, which was the lowest in this war. In the same time, if you were to see the long short funds average, it would be about 6-7%. So idea is 6-7% to recover. 100 becomes 93 to recover. You need much lesser return. And that's why clients who get very agitated with the falling in market and they have a 3-year view, you will have one full or maybe 2 cycles in that 3-year. Expect returns like a long only mutual fund or maybe slightly better with
just one understanding that if there is going to be a correction which is more than 10, 12, 15%, you should be falling only about 40% of that 10, 12, 15%. This is how you will have better risk adjusted return. So this is all that Rajesh and I wanted to talk about. We are happy to take questions. Every question is welcome. Both of us are here to answer those. Okay, thank you, Rizvi, and thank you, Rajesh, for your insightful presentation. As you know that we are a distribution house and we distribute all product. So let me ask some of these straightforward question. Okay, because I am heading a SIP category, so I need a more clarity. तो मैं Absolutely. राजेश से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है एज ए इन्वेस्टर, डिविनिटी का आईटीआई का एसआईएफ और आपका एसआईएफ, तो मैं आपका एसआईएफ क्यों चूज करूँ? Yes, sir, very good question. See, the answer is very simple. To that extent, अगर आपको किसी का फ्लेक्सी कैप भी बेचना है तो आज के मार्केट में 40-45 फ्लेक्सी कैप्स हैं. Now, this particular strategy, which is risk adjusted return strategy, ये सर आप लॉन्ग समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आईटीआई म्यूचुअल फंड में काम किया लॉन्ग शॉर्ट ईआईएफ में 7 साल राजेश भाटिया के साथ. राजेश भाटिया का ऑलरेडी हम अच्छा कर रहे हैं. डिविनिटी एसआईएफ जो है वी ऑलरेडी सोल्ड 15+ करोड़ AUM वी हैव. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे आई एम अ इन्वेस्टर, ओके, और वो इन्वेस्टर मुझे दो ऑप्शन पूछता है कि डिविनिटी का आईटीआई का मैं एसआईएफ बाय करूँ, ओके, या मैं यूनियन एमएफ का अर्थीय एसआईएफ बाय करूँ. तो क्या आपके 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे जेन्युइनली? Yes, sir, definitely. See, again, and say the fund, उस फंड का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, आई वॉज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ इट. मैं खुद फंड मैनेजर था. ही हाँ, वॉज तो द इसलिए मैं CIO. आपको पूछ रहा हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, क्योंकि हमें तो इन्वेस्टर को ऑप्शन देने हैं 2 या 3, और उसके बाद हम इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उसको किसके साथ जाना है. After Rajesh has answered, I'll supplement. हाँ, श्योर. Yes. So I will put it straight off, that it's an individual difference which will definitely come out in the performance. Now, right now, I cannot speak about it क्योंकि मेरा फंड लाइव नहीं है. There is a model portfolio, but मॉडल के बारे में बात करना, there is always a limitation कि यार हाँ वो तो मॉडल पोर्टफोलियो है, आप कुछ भी कर रहे होंगे. There is no vetting of it by third parties or external agencies. So when the fund comes out, it will definitely be more clear as to why you should come to our fund. Apart from that, this coming from the House of Union Mutual Fund, which is backed by Union Bank, and to that extent, there is definitely I would say as a brand, Union has its own standing. So to that extent, as an investor also one can decide whether he wants to put all his eggs in one basket or have a diversification within the fund managers also. So obviously individualistic level the strategies will be different, although it is guided by a similar philosophy. That is the way I'll put it. Yes, philosophically will both be same, and not just both of us, globally किसी भी पार्ट ऑफ द ग्लोब में आप अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न स्ट्रेटेजी निकालेंगे जो कि लॉन्ग शॉर्ट स्पेस में चलता है, वो ऐसे ही चलता है. दिस इज ऑल अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रेटेजी. देर आर वेज टू इवेल्युएट इट. देर आर मेनी फंड्स विच आर रनिंग ऑन द सेम स्ट्रेटेजी के फॉलिंग में मैं कम गिरूंगा, राइजिंग में मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा, एंड आई विल डिलीवर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. लेट मी जस्ट आस्क फॉलो अप क्वेश्चन, उसके बाद रिजवी जी आप आंसर देना. मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने 7 साल वहां पे काम किया, तो कहीं ना कहीं आपकी एक लर्निंग होगी कि वहां पे कुछ मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, या जो चीज मैं वहां पे कुछ कर नहीं पाया, तो ऐसी क्या डिफरेंशिएशन एक दो आ सकते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ. डेफिनेटली आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस. जैसे कि वहां पे जब मैं 7 साल था, 3 बड़े ड्रॉडाउन्स आए थे मार्केट में. जो ओके. पहला वाला था वो था IL&FS क्राइसिस. दूसरा वाला था विच वॉज स्लाइटली बिगर, विच वॉज द कोविड क्राइसिस. और तीसरा वाला जो था द US इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम 0% दे वेंट ऑल द वे टू 5% एंड इट वॉज अ फेज ऑफ 18 months जबकि मार्केट +10% -10% करता रहा. नाउ इसमें सी इफ यू आस्क मी फ्रैंकली एट अ फंड मैनेजर लेवल और एट द पर्सनल लेवल आप कैसे फाइन ट्यूनिंग करते हो. बोथ अपसाइड कैप्चर एंड डाउनसाइड कैप्चर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन. तो अगर मैं एकदम टाइटली डाउनसाइड बचाने जाऊंगा, लेट्स से आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय पार्टिसिपेशन इन द डाउनसाइड टू इवन 10%, जो कि हम अभी बोले 30-40% तक करेंगे,
तो अगर मुझे वो 10 करना है ना, वो भी मैं कर सकता हूँ, बट हम्म उसका फॉल आउट क्या होगा? फॉल आउट ये होगा कि जो उसके बाद का राइजिंग मार्केट आएगा, हम्म उसमें मेरा जो अपसाइड पार्टिसिपेशन होगा वो शायद 70 नहीं होगा, वो सिर्फ 50 होगा। हम्म ऑल्दो दैट 50 इज गुड इनफ फॉर मी टू बीट द मार्केट ओवर द फुल रन। ठीक हम्म है, तो वो जो फाइन ट्यूनिंग है, दैट इज वन पार्ट। सेकंड थिंग इज लॉन्ग शॉट एज अ स्पेस, लगता इजी है, बट इट इज रियली डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू हैव दैट माइंड सेट एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न दैट। आई वुड हम्म से वो एक लर्निंग प्रोसेस था। आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस। आई हैव ऑलरेडी मेंशन, देयर वर थ्री मेजर डाउन साइकिल्स। उसके अलावा तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएटली मार्केट में तो छोटे मोटे करेक्शन आते ही रहते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड से दोज आर द लर्निंग विच आई एम हैविंग। इफ यू आस्क मी, हाँ शायद क्या डिफरेंट कर सके, तो वो जो मिक्स है कि भाई आप हम्म शायद 40 गिरोगे या आप 10 गिरोगे। तो बहुत बार जब इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, वो बोलता है आई डोंट माइंड अगर आप भले ही 40% गिरो डाउन साइकिल में, बट अप साइकिल में मुझे ज्यादा ज्यादा चाहिए। कई बार इन्वेस्टर का होता है नहीं नहीं, आई एम वेरी फजी अबाउट माई वैल्यू डिक्लाइनिंग, तो आप 10-15% ही गिरो, उससे ज्यादा गिरोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। हम्म I think that fine tuning, the managing of the expectation and putting it out very clearly to the investor. And I think this is a part where me, Rizvi, and everybody in the team have worked very hard, because we are also evaluating कि कौन सा प्रोडक्ट पहले लेके आना है, उसमें हम्म आपको कैसे पोजिशनिंग करना है। हम्म इट इज अ न्यू स्पेस, हम्म nobody has any track record, तो इट शुडंट हैपन कि भाई आप कुछ प्रॉमिस कर दो, you don't meet the promise, and then the investors really have a bitter feeling about that investments. So all these are, I would say, these are the learnings, and they will show up when the fund goes live, and एक दो साइकिल देखेंगे आपको, you'll also realize what the difference is. बाकी तो हमारे दोनों का इंडिविजुअल मैनेजमेंट स्टाइल्स आर डिफरेंट, which happens between any two fund managers. ओके ओके I'll just sum हाँ all of श्योर श्योर what प्लीज प्लीज गो I'll अहेड just sum up whatever he said. वैल्यू इन्वेस्टिंग तो बहुत लोग फॉलो करते हैं एंड बाय एंड लार्ज एवरीबॉडी इज अलाइन टू व्हाट वॉरेन बुफे सेज बाय एंड लार्ज, राइट? बट एवरीबॉडी हैज एन इंडिविजुअल स्टाइल. अगर आप, मैं और राजेश हैं और हमको बोला जाए 100 रुपए ना 4 स्टॉक HDFC, मारुति, सन और HUL में डालना है, तो भी चारों के आउटकम अलग होंगे ना. So the individual style itself, and while Rajesh has said that what are the things in the last 3 cycle he has learned, I'm equally sure if there have been some learnings, the other people would have also learned. So if we have to give you an answer, it's only two. One, that individual brings its own style to management. Two, this is a business where agility is very important. कितनी जल्दी आप कॉल लेते हो. अचानक से कल ये वॉर रुक गई, नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल रिस्पांस. अचानक से कल you have to increase your net from 20 to 75. How soon and what tools are you going to use will define who will be a better winner. With that I sum it up. ओके मैं यहाँ पे एक पूछना चाहूंगा कि आई हैव जो अपना है ITI लॉन्ग शॉट का, जिसमें आपने बताया 3 ड्रॉ डाउन आपने अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया, 2018 का है, 20 का है, 22 का, बट मुझे ये लगा कि अपसाइड पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए था इफेक्टिवली वो नहीं हुआ है. तो क्या आपका ये थॉट रहेगा कि भाई मैं एक टाइमिंग अच्छी तरह से कर पाऊं जिससे मैं डाउन साइड भी बेटर प्रोटेक्ट कर रहा हूं, बट सेम टाइम समझो मार्च में ओवर आई, मैंने अपना इक्विटी एक्सपोजर कम किया बाई 31 मार्च, ऐसे ही हमें पता था कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो गया, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वॉर चले या नहीं चले, बट कहीं ना कहीं एक टेम्पररी रैली आने की संभावना थी, वही हुआ, 15 दिन रैली आई. तो how you will able to capture that kind of upside also by protecting downside? Before Rajesh goes, I just want Sure to sure give please just one thing. I mean, this is not that it is unnoticed. We have also noticed, we have an answer ready. But वो क्या हो जाता है ना, it's ITI's product. Now, whatever we say at this hour would be a मैं little. ये जानना चाहता हूँ कि क्या कैसे आप अपनी, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ साथ मुझे अपसाइड भी बेटर कैप्चर करनी है, तो हम मैं कैसे वो टाइमिंग करूंगा बेटर अपसाइड कैप्चर करने के लिए. Rajesh would answer you I now. exactly get this question, इसीलिए मैंने जो 10 मिनट पहले भी आपको यही बताया कि एज अ फंड मैनेजर सी, अभी जैसे अभी करंट सिचुएशन है कि मुझे मालूम है कि वॉर तो शायद खत्म नहीं हो रहा है. अगर मार्केट अगर क्रूड भाग गया तो मार्केट शायद और भी जोर से गिर सकता है. सो दिस इज द कॉल वेयर आई नीड टू डिसाइड कि भाई व्हाट विल माई इन्वेस्टर बी मोर हैप्पी विथ, बिकॉज इफ आई स्टिक विथ 25-30% एक्सपोजर,
तो जब भी वो बाजार घूमेगा मेरे लिए वो आसान होगा स्विच करना। बट अगर मुझे पूरी तरह से डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना है और मैं 10% पे आके बैठूंगा या 0 पे आके बैठूंगा, तो आई नो वेन एवर द मार्केट टर्न्स आई विल हैव टू टेक अ बिगर हिट बोथ वेज। अगर मैं फॉल और राइज दोनों देखूंगा या राइज एंड फॉल दोनों देखूंगा, बोथ केस में मैं ओवरऑल लॉन्ग ओनली के आसपास आ जाऊंगा। वेदर आई फॉल 10% एंड राइज 50%, और वेदर आई फॉल 30% एंड राइज 70%। एक ही है कि सेकंड केस में जब मार्केट राइज होगा तो इन्वेस्टर को ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यार, बाजार नीचे से 20% आया, तुम 15% ऊपर आ गए। हालांकि दोनों केस में मैंने एंड टू एंड रिटर्न उतना ही दिया है आपको, विच इज क्लोजर टू द इंडेक्स रिटर्न। एंड दैट इज वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट लर्निंग पार्ट। यस, आई एग्री, बिकॉज there are choices to be made, I would say. It is not that we are not cognizant कि market भाग रहा है and we are sitting outside, but it's a choice that one has to make as a fund manager, and that choice has to be in line with what I have guided my investors. तो अगर मैंने मेरे इन्वेस्टर को बोला है कि मैं भी सिर्फ 10% गिरूंगा और 50% भागूंगा, बट योर एंड ऑफ द एंड रिटर्न विल बी सेम। अगर मैंने मेरे इन्वेस्टर को बोला है कि मैं 30% गिरूंगा और 70% ऊपर जाऊंगा, एंड रिजल्ट विल बी सेम इन बोथ केसेस। But it is more to do with what I have told my investor and what my investor is ready to take. So that is the way we have also designed this product. That is the way we are also guiding कि हाँ भाई somewhere 60-40 या फिर 65-35 या फिर 70-30 इस कहीं पे रेंज में आके हम लोग बैठ जाएंगे। ओके, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि वहां पे हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस पे नहीं चल रहे कि मार्च में मैंने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैंने अपना एक्सपोजर कम कर दिया शॉर्ट करके, और वापस 31 मार्च को मेरा एक्सपोजर बढ़ा दिया, बाई अगेन 15 अप्रैल को कम कर दिया। यानी कि मैं एक छोटे छोटे 15 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? सी, वैसा टारगेट, सी एट द पोर्टफोलियो लेवल वैसा टारगेट लेके चलना डिफिकल्ट होता है, ओके। बिकॉज ओवरऑल इफ यू नो दैट यू हैव अ नेगेटिव बायस ऑन द मार्केट। अब मेरा बायस का कारण क्या है कि भाई अगर ये सब कुछ भी हो रहा है बट इज द सिचुएशन डी एस्केलेटिंग, वो तो नहीं हो रहा है। ऑयल प्राइस गिर रहा है क्या? वो भी नहीं गिर रहा है। तो कभी ना कभी आएगा कि इनफैक्ट ये जस्ट फर्स्ट फेज नहीं है, इसके पहले भी 2 बार ऐसे हुआ था, बाजार 1-1% करके 3-4 दिन ऊपर आया था, चौथे दिन पूरा 3.5% एक ही दिन दे दिया था। तो दीज आर द थिंग्स विच वन नीड्स टू डिसाइड। अभी आपका एंकर क्या है? आपका एंकर ये है कि भाई बाजार भाग गया तो मैं भी थोड़ा पीछे भागूं। यस, टैक्टिकली इट इज पॉसिबल टू डू दैट, आई एम नॉट डिनाइंग, बट उसका भी एक लिमिट होता है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, इस महीने में बाजार ऊपर आ गया, राइट? पिछले महीने तक तो मैं शायद 10 या 0% पे बैठा था मॉडल पे। वेन मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप आई हैड 2 चॉइसेस। एक आइडियोलॉजिकल चॉइस था कि चलो मैं तो निगेटिव हूं, मैं बाहर बैठा रहूंगा, बट दैट इज आई वुड से इज नॉट द वे इट विल बी प्रैक्टिकली फॉलोड। प्रैक्टिकली क्या होगा कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है, आई मे वांट टू कम बैक टू द मार्केट। शायद मैं 70-80% कभी नहीं आऊंगा, बिकॉज आई नो आई एम स्टिल नॉट दैट बुलिश ऑन द मार्केट। क्यों? क्योंकि वॉर अभी खत्म है। बट आई कैन स्टिल कम बैक टू 35-40% काइंड ऑफ लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। सो इट इज ऑलवेज मेजर्ड, इट इज नेवर। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कभी आइडियलिस्टिक होके बैठ जाऊंगा मैं कि नहीं नहीं, जब तक वॉर डीएस्केलेट नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा, दैट इज नॉट द अप्रोच फॉलोड इन प्रैक्टिकल टर्म्स। ओके। आप पूरा बाहर रह जाओगे, बाजार पूरा भाग जाएगा, 20% भाग जाएगा और बाहर ही बैठे रहोगे। ओके, सो पार्टनर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या आपको चैट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो आपके भी आपसे मैं पूछूंगा। या आपको लगता है आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। Yeah, hi, Ankur this side. हाँ, बोलिए अंकुर जी। Just ये इस स्लाइड में वो अबाउट द टैक्सेशन विच वाज मेंशन्ड कि इक्विटी के अंदर इट इज एट 12.5%. सो आई थिंक दैट 1.25 lakh rupees टैक्स बेनिफिट इज देयर फॉर द इनिशियल लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए. Sir, whatever is your equity mutual fund taxation, it's the same taxation. However, as investment managers, none of us ever kind of commit to taxation. But मैं ये confirm कर सकता हूँ, वहां पे भी अगर आपको म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख का बेनिफिट मिलता है तो यहाँ भी मिलता है. बट टैक्स का एक्चुअल गाइडेंस जो है वो तो हमेशा टैक्स एडवाइजर ही देता है. ट्रू. बट यस, इट्स द सेम. सर, मेरे को ना एक और सवाल भी आता है कि भाई इसमें इतना सारा चीजें हैं, हम क्यों करें? ना आप एक पैसे का टैक्सेशन ज्यादा दे रहे हो,
ना आप एक पैसे का कॉस्ट ज्यादा दे रहे हो। 1000 करोड़ का म्यूचुअल फंड हो या 1000 करोड़ का एसआईएफ हो, सेम एक्सपेंस रेशियो लगने हैं। और ना ही ये क्लोज एंडेड है, ये भी ओपन एंडेड है और इक्विटी एसआईएफ है, तो डेली लिक्विडिटी है। तो मतलब आप कुछ भी ना टैक्स ज्यादा दे रहे हो, ना टाइम ज्यादा दे रहे हो, ना कॉस्ट ज्यादा दे रहे हो। आई जस्ट थॉट आपके क्वेश्चन से लिंक में एक क्लैरिटी दे दूं। सर, हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ, सुनील जैन फ्रॉम पुणे। यस मेरा यस एक सर। सवाल है कि अगर मार्केट यहाँ से 10% ऊपर जाता है हम्म तो अपना एसआईएफ कितना रिटर्न दे सकता है वो केस में, और 10% नीचे जाता है तो उसमें कितना डाउनफॉल प्रोटेक्ट हो सकता है? सर हम लोग ना 10% नहीं, 15-20% ऊपर और 10-12% नीचे को साइकिल बोलते हैं। ओके। और हम बोलते हैं कि ये एक साइकिल का प्रोडक्ट है, खाली अप लेग और डाउन लेग नहीं दे सकते। ओके। अगर आप मेरे को एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहे हो कि सिर्फ अप लेग का ही बताओ, बाकी नहीं इधर उधर का नहीं, कुछ दोनों बता, दोनों दोनों बताओ हमको। दोनों का, एक अप लेग 15-20% का, एक डाउन लेग 12-15% का। ये जी। होने के लिए 14-15 महीने लगते हैं, कम से कम 6-7 महीने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 32 महीने लगते हैं। ठीक या। है, तो आप एक साइकिल में मोटा मोटी म्यूचुअल फंड के आसपास का रिटर्न बनाओगे, 50 पैसा कम 50 पैसे ज्यादा। ओके। लेकिन अगर आपको 12-15% की गिरावट आई एक तरफा, तो या। आप 12 के सामने 5-5.5% गिरोगे। ओके, फाइन। अभी सर एकदम सिंपल मैथ है ना, मैंने वो बोलते बोलते बोला भी, जब ये 100 86 हो गया तो 86 को 100 जाने के लिए ना 17% रिटर्न चाहिए, या। और 100 93 हो गया ना तो 93 को 100 जाने के लिए 7.5% रिटर्न चाहिए। तो ओके। अगर हम चढ़ने में कम भी चढ़े, 10% 12% की चढ़ाई में हम समझो 9% ही चढ़े, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, या। ठीक है, तो भी क्योंकि गिरने के 10% में हम 4% गिरेंगे ना, तो भी पूरे साइकिल के बाद रिटर्न वैसे ही आना है, लेकिन गिरने में कम और चढ़ने में भी कॉन्सिक्वेंटली कम ही चढ़ेंगे। ओके। 10% की चढ़ाई में ये प्रोडक्ट 12% चढ़े ऐसा मुझे नहीं लगता। 10% की चढ़ाई में ये प्रोडक्ट 7.5-8% चढ़े, या। फेयरली पॉसिबल, बट गिरने हम में लोग इज बहुत वेयर खुश द होंगे थिंग। अगर 10 में अगर ये प्रोडक्ट 7 के ऊपर आ गया ना, वी विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी satisfied. हैप्पी। But yes, in the fall, if falls more than what we are guiding कि हाँ अगर 10% मार्केट गिरा और ये प्रोडक्ट भी 8% गिर गया, then the product, फिर इस प्रोडक्ट का कुछ का कुछ यूटिलिटी कुछ रहे। फायदा नहीं, बराबर। या। तो फायदा जो है ना, जो अल्फा या जो भी बड़ा डिफरेंस आएगा वो फॉलिंग मार्केट में ही आएगा। राइजिंग मार्केट में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो ये या। लॉन्ग ओनली के पीछे ही रहेगा हमेशा, ऑप्टिकली। ओके, फाइन। और कोई क्वेश्चन Uh, लास्ट? yeah, Deepak here. I have a question. यस दीपक यस। जी। What is the size of the fund management team? Because in SIF, it requires very active management. So if there is a change in the fund manager or something happens to the fund manager, investors are really stuck in the SIF. So if there is a change in the fund manager or something happens to it, then how the fund will be managed? So I'll take this question, sir. So SIF is a sub product of the mutual fund category, और आपने देखा होगा 100 में से शॉर्टिंग केवल 25 की अलाउड है, 75 is long only. So we have a full-fledged team under our CIO Harshad Patwardhan, 5 fund managers, Rajesh being the 6th, and there are 5 more analysts, right? So there we have full capability on the long side. On shorting, Rajesh brings a wealth of experience to the table. Under Rajesh, we are hiring more people to work with us on the shorting capability side. It's not that Rajesh is incapable of long. He has a long short background of having done it, but he's not the only one. Two, there are very limited manpower which is available in India who as fund manager has done long short funds. So आप हमसे पूछ रहे हैं, there are many fund houses which I do not want to name who are running long short funds with long only managers also. So the point is, we are aware it's a developing industry. People are being developed. They will take time. So right now, everybody is working with 1 or 2 people who come with a shorting background, and long के तो लोग हैं ही हैं. That's the answer. तो यहाँ पे आपका बेंचमार्क निफ्टी 200 है कि या निफ्टी 50 है? 200 है. निफ्टी 200. NSE 200, yes. BSE So 200. it is more about large and mid cap example. Yeah, because if you see the FNO stocks, there are roughly about 210. 95 is large cap. I think 18 or 20 is small cap, and the residual is mid cap.
So if you want to do hedging or if you want to do shorting, you need liquid FNO stocks, which are largely found in large and larger mid caps. So though it's a flexi cap portfolio, it may have 5-10% in small cap, but it will be a largely large and large mid cap portfolio. तो यहाँ पे जो लॉन्ग ओनली की स्ट्रेटेजी होगी, इट इज अ रेप्लिका ऑफ योर लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इट इज अ मॉडिफाइड और डिफरेंट फ्रॉम इट? No, it will not have any correlation with our own large and mid cap fund because we are two different fund managers. We are not even allowed to know what other guy is doing. So it will be all the way I run the product. See, another important part which even Deepak ji asked earlier. The way it works is, if you ask me what is the most important part in this entire long short strategy, it is the risk management. And risk management is one part which can never be shared with multiple people. Because I am aware कि मैंने कौन से साइड में which part of the portfolio is facing what risk is aware to me. So it cannot happen that two different people are managing the funds in silos. Then your risk management will go for a toss. It will always have to stop at one person who will look at the entire portfolio, because it invariably happens that a lot of times you have to always think at the portfolio level. Individual position या sector level पे exposure भले ही ऊपर नीचे हो, as long as your overall portfolio thesis is intact, you are in a good state, I would say. Okay, thank you very much, Rajesh ji, Rizvi ji, Divyesh ji, for your insightful presentation. I'm sure this is the beginning. एक बार प्रोडक्ट लॉन्च होगा, फैक्ट शीट आएगी और मोर क्लैरिटी आएगी, डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू टेक इट फॉरवर्ड दिस प्रोडक्ट टू अवर नेक्स्ट लेवल. आई एम श्योर एक अच्छा रिजल्ट आएगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. आप क्लोज कर सकते हैं मीटिंग को. हम सेकेंड Sure, we मीटिंग को will. कंटिन्यू करेंगे. Sure. Thank you Yes, so much, thank you. Keyur Thank ji, you so and much, thank sir. you all the partners for giving us this opportunity. Thanks Thank a you lot, so much. everyone, for hearing Thank us you. out. Thank you. Thank you. Okay, so good evening, partners. So we have a second session for the today titanium long short equity fund. आप सबको पता है कि टिटेनियम का हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है जिसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेफ है, जो लास्ट नवंबर में इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड वी नो दैट सूरज नंदा जी इज द फंड मैनेजर फॉर द फंड बोथ हाइब्रिड एज वेल एज इक्विटी. So Suraj ji, what I want, am I audible to you? Yes, you are audible. ओके. सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तो टोटल वी हैव 1 hour टाइम. इन दैट मे बी फर्स्ट 10-15 minutes if you can touch upon the hybrid Sure. fund overview, update, fact sheet sharing, बेसिकली कंपैरिजन विद इंडेक्स, हाउ इट डिलीवर्ड. क्या आपने कुछ स्ट्रेटेजी यूज की है जो क्लाइंट को बता सकते हैं, बिकॉज वी आर pushing titanium long short as one of the preferred product for the BEF category. Okay, and then another 20-25 minutes you can go with the long short equity fund, followed by the question and answers. Over to you. Sure. I'll just make you a co-host. Just give me 1 second. Yes, मैंने आपको co-host बना दिया है. Wait, let me just share the slide. हाँ, sure. Yeah, hi everyone. So good evening. Good evening. Obviously, I think I will not give a brief about myself because we have done, similar meetings in the past. We launched hybrid long short in the month of December. And at that point of time, the market valuations were pretty fair, right? Nifty was at 25,000-26,000 levels. So we thought that asset allocation is the right way to go for the investor. And that is why we launched a hybrid long short, which was a BAF plus kind of a strategy. The reason is that at least you have a very significant, asset allocation in terms of debt, which is like 25-30% of the portfolio. And the way the debt is positioned now is pretty good, given that how the yields moved up in the month of March. So the annual yield on the debt portfolio is roughly 7.85% now. And it's more accrual led with a duration of 2.5 to 3 years.
And on the equity side, like I said, we would be dynamically managing that net equity from 0 to 75 as per the valuations of the market. And that is what we have done. If you see, since the time we launched the fund in December, there has been a lot of volatility in the markets. When we launched it, there was already a tariff war which was ongoing with US. And then we had a budget day volatility. Then we had a trade deal volatility. Then we had a AI risk on the tech sector, which again led to a volatile month of Feb on the tech stocks. And then finally, we had this geopolitical shock, which came in the form of, US, Israel, and Iran war. Right. So there has been a lot of volatility, and then we saw some kind of a short covering which came in the month of April. Now, if you look at it, this entire period, which is a 3 to 4 months period, if you look at Nifty, the market is down roughly 7 to 8%. And if you look at the NAV of the product, it is roughly at 9.93. So we are down 70 bips. So roughly we have captured 10% of the downside in this kind of a market, and that is what we communicated at the beginning, that this product will be run like a BAF plus. We will capture 20 to 40% on the downside, and we'll capture 60 to 80, 100% on the upside. But the basic of the fund is that, basics is that we follow a very counter-cyclical valuation model. When the markets become expensive and valuations become expensive, we reduce that net equity level. And when the valuations become cheaper due to correction in the markets, we increase that net equity level. And that is what we have done. At December end, our net equity was at around 48%. January markets corrected 3.5%. We increased it to 51, 52%. Feb markets were volatile, like I said, because of AI risk on the tech sector. It went down, it came up. The markets were roughly flat. So our net equity was also at 52% levels in Feb. And then March markets corrected 12, 13%. We increased that net equity to 60 plus. And in April, again, the markets moved up 8, 9%. Due to short covering and expectation of a ceasefire. And we have again, reduced that net equity to 50 to 53% right now. Right. So, like I said, the fund follows a very counter-cyclical valuation model, and that is how the fund is positioned as of now. We increased that net equity March end, and as a result, we were able to capture significantly in the month of April of the upside. And if you look at it from over that entire period of 4 months, the product is down 70 bips versus markets being down 7.5%. So that is how the hybrid long short product is run. And if you look at it, like I said, it was more like a BAF plus. And if you compare the BAF category, as a whole during this period, they are down 1.8 to 2%. Right. So we said a BAF plus 2. In the 4 months, we are roughly a BAF plus 1 kind of a product. Right. So the product continues to do, follow this counter-cyclical approach, and we'll go ahead in that way. Okay. So if I ask you right now, so compared to the BAF category, how much alpha we have generated in this? Yeah. So if you see the BAF category, since our inception, it is down 1.8 to 2%. Right. We take ICICI, HDFC, SBI, Kotak. We generally capture, 60, 70% of the entire category. Right. And that is down 1.8 to 2%. And our product is down 0.75%. So in that way is how we have, done till now. Okay. No problem. So you can continue with the new product, and maybe if any questions, we'll take it for both product end of the session. Yeah. And like I said, we launched hybrid long short first because the markets at that point of time were at a very fair valuations, and we focused more on asset allocation for the investor at that point of time. And now, because markets have corrected 8 to 10%, if you see, and but this is a headline number. The actual stocks have corrected way more
than what we see on the headline numbers. And as a result, we see that there is a decent upside on the markets right now. And as a result, we want to be more aggressive versus a hybrid long short in terms of a product. And that is where, equity long short comes into the picture. Now, if you see the positioning of the positioning of the product is more like a FlexiCap Plus, right? And why is the positioning like that? Let me just explain that in detail. Because if you look at any of the long only product in the mutual fund, be it a FlexiCap, multi-cap, large cap, their net equity is always between 90 to 100 at every valuations of the market. जब valuation सस्ते होते हैं, valuations fair होते हैं, आपका net equity 97-98% पे रहता है. और जब markets expensive हो जाते हैं, जैसे 2024 में था, you reduce that net equity to 90%, right? Because you increase that cash level in the funds, right? So if you look at it from top down, you are almost fully invested in in equity at every valuations. And that is what equity long short is going to solve for the investor, where when the valuations are fair or cheap, our net equity in this product will be between 85 to 100%, right? But when the valuations become expensive, that means if the Nifty P goes to 23, 24 and above, we need to reduce that net equity to 70, 60, 50 and below if the market valuations go up. And as a result, what happens is that you are protecting the downside for the investor significantly, right? And over the bull phase, this product will capture 80 to 120% of the upside, because we itself are running at a 85-100% net equity level. We are running the net equity with a very similar net equity like a long only. It is when the valuations become very expensive, like it goes 2 standard deviation above mean, we reduce that net equity to 70, 60, 50 and below, right? So that when the markets fall, you fall less. So on the downside, our capture ratios should be between 40 to 60%. On the upside, our capture ratios should be around 80 to 120%. And as a result, if you do this maths, it's a very simple math. If the markets are at 15% in a bull market, even if we capture 90%, we are at 13-14%, returns. And when the markets fall again 15%, given that you had reduced that net equity, right, you will be falling 7.5% if you capture 50% of the fall. But if you see the product during the time horizon, the Nifty is relatively flat. It went up 15, down 15, and you are up 7-8% because you made 13-14% on the upside. You fell 7%. So roughly you can see 6 to 7% returns. Whereas if you have a flexi cap or a multi cap or a large cap, they will be generating 15% on the upside, but they will be also falling 14-15% on the downside, right? So that is what it does, that when the risk increases in the market on the valuation side, it helps the investor to reduce that risk. And the other thing it does, if you look at any investor in a long only product, the timing matters for him significantly. If any investor had invested in a mid cap, small cap fund in 2024, he would be still sitting in losses, right? So the timing for the investor matters a lot in a long only product, at whether he is entering at the peak or he is very fearful at the bottom to enter the market, because everybody becomes more bearish when the markets are bearish and become more bullish when the markets are bullish, right? And that is what equity long short does for the investor, is that it manages the risk for the investor significantly, right? And investor can enter into this product in 2024 also, but the risk itself is managed in the product because the net equity will be lower at 40, 50, 60%, right? So the downside for the investor, if it enters in 2024, itself is lower. And when the markets correct and the investor is fearful to enter into a long only, you are automatically increasing that net equity level during the bear markets, and you're taking it to 90, 100%. So you're managing that risk for the investor very well over a 3 to 4 year period during the market cycle. Yes, if there is any question here. हाँ नहीं, जो फीडबैक आया वही कि आप दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश तो अच्छा रहेगा. और दूसरा स्लाइड आपकी मूव हो रही है कि नहीं हो रही है वो No. So see, the earlier slides are very basic, long, short, and all. So what I wanted to show is more the risk return, so that people know what the positioning of the fund is. The first fund, we positioned it more like a BAF plus. This is more like a flexi cap. So what we want to say, if you have a flexi cap product here in the diversified
equity, which gives you a given return, maybe a 13-14% and at a given risk. And you have another product here which gives you 14%, 14-15% return over 3 years, but has a lower risk, right? So which one will you choose logically? Logically, you will always choose a product which is on the left side, which has a similar or a higher return, but with a lower risk. So that is what we wanted to portray in this slide, so that people are able to absorb what the positioning of the fund is. Yeah, you have any questions or should I continue? नहीं, यू कैन कंटिन्यू विद प्रेजेंटेशन. Okay. आप एक ही फीडबैक है पार्टनर का कि आप दोनों लैंग्वेज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, तो अच्छा रहेगा. हाँ हाँ. तो व्हाट मैं ये कहना चाहता था कि एक लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट में आपका रिस्क मैनेज होता नहीं है, क्योंकि आपका नेट इक्विटी हमेशा 90 से 100 के बीच में रहता है. जब आप मार्केट एक्सपेंसिव देखते हो तो आप कैश लेवल बढ़ा के 90 नेट इक्विटी पे चले जाते हो, और जब मार्केट्स फेयर होते हैं, वैल्यूएशंस फेयर होते हैं, चीप होते हैं, आपका नेट इक्विटी 97 98 में होता है. What we mean in equity long short is you should not be fully invested. आपका पैसा हमेशा इक्विटी में पूरा नहीं रहना चाहिए, right? When markets are cheap और fair, आपका net equity 90 से 100 के बीच में रहना चाहिए. But when markets become very expensive, हम लोग net equity कम करके 50, 60, 40% लेके आएंगे, right? And investor के लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि ये कोई भी इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट में किसी भी टाइम एंटर कर सकता है, बिकॉज द रिस्क इज मैनेज्ड बाय अस in terms of the net equity level. Whereas in a long only product, if the investor enters at the peak because he's seeing so much bullishness in the market, but he loses return over the long term, right? मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई 2024 में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में जाएगा, right, whoever must have entered will still be in losses, right? So that is what we want to say, कि if you are in a equity long short kind of a product and you are entering even at the peak, यहाँ पे हम लोग का नेट इक्विटी ऑटोमेटिकली 30-40-50% रहेगा उस टाइम, बिकॉज आपके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी द डाउन साइड इज वे लोअर इन दैट काइंड ऑफ अ मार्केट. एंड व्हेन द मार्केट्स करेक्ट, लाइक एग्जांपल अक्टूबर टू फेब या फिर जैन फेब मार्च जो हमने अभी देखा है, व्हेन द मार्केट्स करेक्ट, हम लोग ऑटोमेटिकली अपना नेट इक्विटी बढ़ाएंगे उसमें, so that the investor doesn't become more bearish in a bearish market and more bullish in a bullish market. So in that way, we will be managing that net equity in the fund. And like I said, कि इस प्रोडक्ट में when the markets are in the bull phase, हमारा कैप्चर, अपसाइड कैप्चर 80 to 120% रहेगा. And when markets are in a bearish phase, obviously our capture will be around 40 to 60%. But I will always say that there will always be a gray period. What do I mean by that? Both on the bull और bear में. बुल में कब होगा? जब आपका एंड ऑफ द बुल मार्केट होता है, राइट? मार्केट्स मूव अप, बट द रिस्क इन द मार्केट इंक्रीजेस. If you remember the post-election phase of the market, when the risks increased significantly and you wanted to, you want to reduce the risk for the investor in that phase. So in that phase, when the valuations of the market 24 के ऊपर चला जाता है, तो हमको net equity कम करना पड़ेगा. But me reducing the net equity, उसका मतलब ये नहीं है कि कल ही मार्केट गिरेगा. Market will fall over a 1 month, 2 month phase, but we have to keep on reducing that risk in the portfolio by reducing that net equity. Similarly, जब markets correct होते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग को net equity बढ़ाते रहना पड़ेगा, जैसे valuation सस्ते हो रहे हैं. Now, me increasing the net equity does not mean market will turn tomorrow. Like for example, March 30, I did not know that April में market ऊपर जाएगा. But given that the markets corrected 12-13%, we kept on increasing that net equity level because the valuations kept on becoming cheaper. So you have to play according to the models, because human emotions कैसे होते हैं कि आप जब markets are doing very well, you become very confident, and when markets are not doing well, आप और bearish हो जाते हो उस केस में, and you don't invest when the valuations are cheap. So that is what we take care in this equity long short. Yeah. हाँ, सूरज, जो आपने एक्सप्लेन किया वो मैं समझ गया, बट एक वैल्यू फंड में और एक लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड में डिफरेंस क्या रहेगा? सी एक वैल्यू फंड का अगर आप देखोगे, you have to understand what risk it has, right? एक वैल्यू फंड का ये होगा कि उसमें नेट इक्विटी
भी 85-90% रहेगा. The only way Okay. they can reduce the downside is कि बीटा कम कर सकते हैं, Okay. right? कि focus more on dividend yield. So that we will also do. See, the cash equity, इसमें जो cash equity part है, 100 में से 75 rupees is your cash equity fundamental long only portfolio. Rest 25 exposure will be used for derivatives. Now this 75 will have 60-70% large cap, 20-25% mid cap, 10-15% small cap. Now this is not a fixed thing कि हमेशा 60% 70% लार्ज कैप रहेगा, ये फिक्स नहीं है. जब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तब आपको बीटा कम करना पड़ता है कैश इक्विटी में. तो आप कैसे कम करेंगे? आप मिड कैप प्लस स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम कर देंगे उसमें, राइट? तो 15-20% विल बी मिड कैप प्लस स्मॉल कैप एंड योर लार्ज कैप विल इंक्रीज टू 75-80%. एंड जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं, वैल्यूएशन सस्ते होते हैं, आपको बीटा बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्ट में. So how do you increase the beta? You will increase that mid cap plus small cap exposure, which will go up to 40-45%, and your large cap will be at around 55-60%. So in that way, you are managing, right? But your net equity will be moving up and down, right? So you have the advantage of net equity, which is going to go down significantly versus a value fund. Whereas on the beta side, I think they will be also managing it in a very similar way. ओके. तो यहाँ पे जो एक थॉट आता है कि जब वॉर अनाउंस हुआ, ओके, और उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट गिरेगा. I'm not able to hear you. जस्ट 1 मिनट, एक नेट का इशू आ रहा है. अभी एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मार्च फर्स्ट वीक में एक रिस्क बढ़ गया था, वॉर जस्ट स्टार्टेड, ओके, तो हो सकता है कि इमीडिएटली वैल्यूएशन सस्ते है, बट एग्जांपल एक लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म में क्या करेगा? शॉर्ट कर नेट इक्विटी एक्सपोजर कम करेगा कि नेट इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाएगा? See, the way we do it, as the markets correct, we increase that net equity. But how, we can manage that beta in the fund, right? Like I said, if I had a ONGC or Oil India in the cash equity portfolio because we were positive on upstream oil, I can short an Indigo or Asian Paints against it, right? Which is an indirect hedge. अगर oil prices ऊपर जाते हैं तो ONGC को फायदा होता है और Indigo Asian Paints को लॉस होता है, right? So in that way we can keep on hedging the portfolio, right? But over the period of that 1 month, we kept on increasing the net equity because we kept on booking profits on the shorts, right? So whatever was making, you keep on booking profits on the shorts, automatically your net equity will increase. ओके, यानी कि आपने जो शॉर्ट करके लेट से कि 30% कर दिया था, उसको आप 60% लेके जा रहे हैं by just not making a new position in a short. Yeah. So when we were at 50% net equity, we had few shorts, right? Okay. And then we added more shorts, and then we booked profits on those shorts and added more on the long only also, because your cash equity is also getting cheaper. So you need to keep on adding on the cash equity part also. So in that way, your net equity keeps on going up. Okay. But you hedge your portfolio indirectly, like I explained. You can do a paired long short to protect. For example, अगर आपके पास M&M cash equity में है तो आपने कोई और ऑटो स्टॉक को शॉर्ट किया which you think is a market share loser. अगर आपके पास सीमेंट स्टॉक है because energy is an input in cement, so you can short another cement stock to at least protect the downside. So in that way, you can keep doing paired long short over this period, which a long only cannot do. Right? Okay, you can continue presentation. आपका स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है. No, so नहीं, समझ गया मैं. हाँ. So this is what we wanted to say on the equity long short. The structure is very simple. You have 100 rupees. Out of that, 75 rupees is your cash equity, which will be managed like a flexi cap equity portfolio. The rest 25 rupees आप less than 91 day T-bill में रखते हो क्योंकि आपको मार्जिन के लिए चाहिए ऐसा. So हम लोग वहां पे रखते हैं, which is treated as a cash equivalent, and उसको मार्जिन में रख के हम derivatives use करते हैं. And आपका net equity will move from 0 to 100 in this case. As per the valuations model, the way the model is run is that we have P, PB, cyclically adjusted P, earnings yield minus bond yield, market cap to GDP, VIX, FII flows over the last 3 months. We use a lot of parameters to get to that net equity level, which is a very similar model which we also use in hybrid long short. So in that way, we will be moving that net equity.
And to explain it very simple, how the net equity will move, अगर आपका market का PE 15 से 21 में है, our net equity will be between 85 to 100. If the market PE is between 22 to 24, हम लोग का net equity 50 से 80 में रहेगा. अगर market का PE 24 के ऊपर चला जाता है, which is September 2024 में जैसे गया था, हमारा net equity will be lower at 20, 30, 40% in that case. So this is a simple way of understanding rather than making it complicated through a model. Okay. With this, I will open up for questions because this is a very simple product. Like I said, more like a FlexiCap Plus with a lower risk, and we can go ahead with questions. तो यहाँ पे आपने कोई बैक टेस्ट किया है कि ये मॉडल पोर्टफोलियो का लास्ट 5 ईयर में या लास्ट 10 ईयर में क्या ट्रेल हो रिटर्न रहता है, क्या रोलिंग रिटर्न रहता है, कितना % से उसने इंडेक्स को बीट किया रहता है? See, the thing is that the only thing you can test in this is the asset allocation part. See, the stock selection cannot be tested. Like if you're launching a FlexiCap fund, you can't ask them that whether you have back tested it. Right? A FlexiCap fund will have a fundamental long only portfolio. Right? What we did is that given that the model, which is the asset allocation part, कि आपका net equity कैसे move हो रहा है, that has been tested in the product which we were running in ICICI Prudential Enhanced Dynamic. We were running that model there. And then we have run this in hybrid long short. So you have a 5 years kind of a period where you have seen the bull, bear, flat, every market, right? And the model has done well because the enhanced dynamic product, if you see, it delivered that 19% return CAGR versus Nifty at 13% with a similar value model, right? That is the one thing which has been back tested. How you are moving that net equity is the most important thing because that is the asset allocation part. And then you have the stock selection. Now you can't do a back testing for the stock selection part, given it's a fundamental long only and a fundamental long short. Sure. दीपक जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Yeah. So as you said, the portfolio rebalancing is done based on the PE levels. Now, if you consider the new age stocks like Zomato, Paytm, or BSE, all these new age, the things, their P are abnormally high. So in those cases, how you consider the P ratio in the overall portfolio to rebalance your portfolio? See, what we do is we don't look at individual stock level, P. What we are looking at the Nifty P or a Nifty 500 P, right? How many new age stocks are there? There will be a 5 to 10 stocks, right? So in that, we don't Nifty 500 P may, it will not make much of a difference. And see, stock specific it can be because if some stock, is turning around from loss to profitability, automatically, the earnings will look, the valuations will look high. So all that is captured in the overall market P. You don't think that, the market P will look very expensive just because, you have some new age stocks. ओके, प्रमोद जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Are you getting my voice, sir? Yes, बोलिए. Yeah, now we can hear you. हाँ, सूरज सर, इसमें ये पूछना था कि दैट जो आपने इसमें डाइवर्सिफाइड से इसके नीचे प्लेस किया हुआ है, तो इट विल बी लार्ज कैप फोकस, और हाउ यू आर गोइंग टू डू द मार्केट कैप इनटू दिस फंड फ्लेक्सी कैप में? नो, नीचे प्लेस नहीं किया है, ये लेफ्ट साइड में प्लेस है. इफ यू सी द एक्स इज द रिस्क. Okay, return is the Y. What we have said, it will be FlexiCap Plus, but with a lower risk. And the cash equity will be like a FlexiCap, which I said कि इसमें 60-65% will be large cap, 20-25% mid cap, 10-15% small cap. But see, that is not fixed. What I mean is, अगर valuations बहुत महंगे हो जाते हैं तो आपको बीटा कम करना पड़ता है फंड का, राइट? तो कैश इक्विटी में आप बीटा कैसे कम करेंगे? आप मिड कैप प्लस स्मॉल कैप का वेट आपको कम करना पड़ेगा. तो तब आप 15-20% मिड कैप स्मॉल कैप कर दोगे और लार्ज कैप विल इंक्रीज टू 75-80%. एंड व्हेन द मार्केट्स करेक्ट एंड वैल्यूएशंस बिकम चीपर, यू नीड टू इंक्रीज द बीटा. सो हाउ डू यू इंक्रीज द बीटा? आप मिड कैप प्लस स्मॉल कैप उस समय 40-45% कर देंगे एंड लार्ज कैप विल बी 55-60%. सो इन दैट वे वी हैव टू डू इट. It's not written in stone ki 60-70% will be large cap. That is why it's a flexi cap category. Sir, another question follow up is this, like you are managing the same hybrid long short also, and you will be managing this thing.
Yeah. how will the portfolio will be, how much overlap will be into these? Because if I have to See, give a customer, yeah. so that he should not say, na, because No, I'll no, be no. getting. See, there will be less overlap because the hybrid long short was a very conservative product. Like I said, it was launched from an asset allocation perspective, and 70 to 80% of the stocks in the portfolio are large cap. 10-15% is mid cap, and 5% is 5-10% is small cap. So it's a very conservative portfolio in that scenario, whereas equity long short will be more aggressive, right? And there will be less overlap. I don't see a big overlap because over Not the more last than 4 months also few stocks have done well, few stocks have done we were underweight completely on IT and FMCG in the hybrid long short, but we will have to think about whether we want to have some weight on IT now in the equity long short because the stocks have corrected significantly. So in that way, we'll always wait for the price and have the positions. No, that's fine. That's why I'm saying that it should not be having, more than like 40 or 50%. No, 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 no. It won't be there. It won't be there. And like just if you would like to share, because once, already you have more than a 4-month experience, launching the SIF product. Hmm. So can you share some learning? Like, I'm sure it will be much better now already because once you launch first product, that time it's new into the market. Yeah, yeah. See, the thing is, like I said at the beginning about the hybrid long short, see the experience, the product has been tested very well because since we launched it, there have been 4 or 5 events which have been very volatile, right? I said about the tariff war, budget, trade deal, AI, war, everything has happened, right? And if you see over that 4 months, markets are down 7-8%, and the product is down, 70 bips, and that is what we communicated to the investor. It's not that the product will not fall. We are not in an absolute return because there is also a misconception that all the hybrid long short products are same, right? But some are positioned like an arbitrage plus, some are positioned like an equity savings plus, some of them are income plus arbitrage, but we are a BAF plus, right? So in that way, the product has done as per what we communicated, and we continue to follow that counter cyclical valuation model. Markets have corrected, we have increased that net equity during this period, and that is how the capture ratios have been. It has been good on the upside, it has been okay on the downside. Right. Thank you. Yeah. You mentioned upside capture ratio 80 to 120 and downside 40 to 60. So even if I conservative 80 upside and 60% downside, it comes to a 1.5 times. Okay, so it means that if equity index delivered Nifty 500 example 13%, so there is a possibility of delivering 1.5 times of this. Exactly. That is what it does. See, the maths tells you that it will do, right? And we have seen that because if see, the best example is some of the funds like Parag Parikh, right? They have done that. The upside capture is good, the downside capture is less, and if you see that product has done very well, and that is why you see the year. And we would like to do that in that sense that you do that upside capture well because you are following that counter cyclical valuation model. You follow that risk models in the place, and then you will be able to deliver what you're saying. तो कहीं ना कहीं तो एक एमएफ में तो काफी सारी लिमिटेशंस है कि वो आपने बताया कि 90-95% इक्विटी में स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं एक्सेप्ट पराग पारिक इज द ओनली एक्सेप्शन एंड सेकेंडली दे आर नॉट अलाउड टू डू शॉर्ट तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये फंड जो है आपको बेफ का रिस्क लेके निफ्टी प्लस रिटर्न जनरेट कर रहा है Yeah, exactly. That is what I want to say. Because see, if you have a diversified equity fund, which is here, even if it is giving you 13-14% return and has the nifty volatility, which is 14%, right? And this if it gives you 14-15% return, but has a volatility of 11%, right? This will give you that 13%, 12-13% return, but will have a volatility of 7-8%. Right. So that is how these products are. But the thing is, you are giving sorry. But the thing is, you are giving a 14-15% return with a lower volatility. Automatically, if you do risk-adjusted returns, यहाँ पे आपने 14% दिया और 14% volatility है. What is the return per unit of risk? 1, right?
And here you are giving 14%, but with a 11% volatility. What is the return per unit of risk? 1.3, 1.4, right? बट मार्केट में जो इन्वेस्ट रहते हैं वो चाहते हैं कि भाई मुझे लो वॉलेटिलिटी भी कम मिले और एक एमएफ से 1-2% ज्यादा रिटर्न मिले। ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है जब मैं कोई नई डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ, स्पेसिफिकली एग्जांपल लॉन्ग शॉर्ट फंड की। तो ये एक्सपेक्टेशंस ओवर पीरियड ऑफ 5 to 7 years में इन्वेस्टेड रहता हूँ तो Yeah. See, the thing is that 1% also will compound. Right? So वहां पे अगर 13-14 है, we are seeing 14-15% with a lower volatility. But that is a compounding effect which will come, no? ओके। Which the investor will see over that 5 years. तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अच्छा लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजर है, एग्जांपल कोई स्पेसिफिक फंड की बात नहीं कर रहे, एक अच्छा लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजर है या एक अच्छा लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड है, वो आपको इंडेक्स या कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड की है उसे आपको कम वॉलेटिलिटी देता है, मे बी 1-2%, और 5 साल के बाद देखेंगे तो बिकॉज ऑफ द बेटर कैप्चर रेशियो, नेट कैप्चर रेशियो, आपका रिटर्न जो है 1-2% इंडेक्स है म्यूचुअल फंड कैटेगरी से ज्यादा रहेगा। Yes. ओके, थैंक यू। पार्टनर्स, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो ये जो आपका बेफ प्रोडक्ट है उसे कैसे डिफरेंट रहेगा, एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, उसको थोड़ा मैं रिफ्रेम कर रहा हूँ कि जो एक बेफ प्रोडक्ट जो है हमारा जो डायनामिक और एग्रेसिव के बीच में है, और ये हमारा प्रोडक्ट जो है अपना, आई थिंक ये डायनामिक एसेट एलोकेशन बेफ में है और ये अपना एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वाला है। No. It's a wrong way to look at it. Don't look at it like a aggressive hybrid plus. It is like a FlexiCap plus with a lower risk. ओके। तो प्रैक्टिकली समझो कि 2-3 की डिफरेंस है, तो आप मुझे बताएंगे कि इन्वेस्टर समझो चूज करना चाहता है कि भाई मुझे क्या चूज करना है, तो मैं क्या उसको 2 या 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता सकता हूँ। See, if an investor requires asset allocation, like I said, we launched hybrid long short when the markets were fair, and we wanted more asset allocation because globally the risks were increasing. Your gold, silver prices were going up, your yields were going up, and equity was also going up. All of these cannot go up at the same time. So in that case, an asset allocation framework works very well. And a hybrid long short has a very significant debt, which is 25 to 30%, right? And the rest is equity. And as a result, we position it like a BAF, right? Where the net equity itself moves from 30 to 60. Here we could move from 0 to 75, right? So hybrid long short will replace the hybrid category of funds which are there in the investor's portfolio, which is a BAF or a aggressive hybrid. Whereas an equity long short is more aggressive. There is no debt here. We are managing the equity risk completely, right? And any long only product which you have in the investor can be, compensated with this equity long short because it manages the risk for the investor beautifully, right? Versus a long only. Like I said, long only में हमेशा ही net equity ऊपर होता है at every valuation. But in equity long short, you're able to manage that risk for that investor. So that is the major difference. That has more asset allocation. Here you are managing the equity risk. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। समझो मेरा एज ए इन्वेस्टर 5 साल का टाइम होराइजन है। आपने बताया कि मैं लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी में मेरा इक्विटी एक्सपोजर जो है वो मैं अच्छी तरह से मैनेज कर रहा हूँ। मैं बिलो 50 भी ले सकता हूँ, 30 भी लेके जा सकता हूँ बेस्ड ऑन दी मार्केट पी वैल्यूएशन। तो एग्जांपल मैं हाइब्रिड, क्योंकि जो है एक म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड मैनेजर नहीं कर सकता है वो चीज, इसीलिए तो लोग हाइब्रिड लेते थे या लेते हैं। बट समझो कि आप इक्विटी एक्सपोजर को मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से, मे बी रेंज फ्रॉम 30% to 100%, तो मुझे हाइब्रिड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? व्हाई आई शुड नॉट गो विथ इक्विटी वेयर आई कैन गिव कंप्लीट फ्रीडम टू मैनेजर सो आई कैन हैव अ बेटर रिटर्न एट सेम रिस्क एग्जांपल? You are saying hybrid long short or hybrid mutual funds? नो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड के मैनेजर जो थे वो इक्विटी एक्सपोजर कम नहीं कर सकते थे। प्रैक्टिकली दे स्टे इन्वेस्टेड 95 to 99% एज यू मेंशन, बिकॉज ऑफ द कैटेगरी अंडर परफॉर्मेंस का डर है, ओके, या इंडेक्स से अंडर परफॉर्मेंस का डर है। जबकि यहाँ पे
हम एज ए लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग करने की, अप टू 0 भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन में हाइब्रिड फंड इसलिए आए थे कि जहाँ पे आइडियली 50-50 करके कोई व्यक्ति पूरा रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो 50-50 का इंट्रोड्यूस किया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा टाइम होराइजन 5 साल का है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट जो हाइब्रिड है वेब स्ट्रेटेजी वाला, और मेरे पास दूसरा लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी है, तो मुझे पता है कि मेरा फंड मैनेजर दोनों जगह पे नेट इक्विटी का रिस्क को मैनेज करने वाला है, तो व्हाई आई शुड गिव मोर फ्रीडम टू गो फॉर अप टू 100%, व्हाई इंस्टेड ऑफ कीपिंग 50-60% BEF? See, the thing is, if you're keeping in BAF, then your return expectation is also lower because यहाँ पे है वो category, right? Whereas this category is much upper. You know, it's near the flexi cap returns, but has a lower risk, right? So the thing is, if you want to go 50% with BAF kind of a product, you need to temper down your return expectations, right? You cannot get a flexi cap return with a lower risk there, right? So तो वो डिफरेंस हो जाता है कि आपको आइदर रिटर्न गिव अप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू रिड्यूस दैट रिस्क लाइक अ बैफ इन दैट सेंस। ओके, मैं सिंपल उसको बात करूं कि भाई मेरा एसडी जो है टिटेनियम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में एग्जांपल एक्स है, तो टिटेनियम इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड में कितना टाइम्स रहेगा? 1.1, Yeah, so 1.2? if you look at the standard deviation in hybrid long short, that is around 8.5%, right? In equity long short, it will be around 11%, right? A pure Nifty product like a flexi cap has a 14%, right? So that is what we are saying. We are reducing that volatility for you, but you're giving a higher return over a 3 to 5 year. तो मेरा यही था कि समझो कि इफ आई एम हैप्पी विथ 8 और 11 का इतना मुझे डिफरेंस का प्रॉब्लम नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड आई शुड गो विद द इक्विटी, इफ आई एम राइट। मैं जो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा था। See, you can do it, but in that sense, you know, the return expectations itself will be lower because if the investor is willing to take a higher risk versus a BAF, then it's okay. It's upon the expectations, right? And any investor can have different expectations. Like I said, hybrid is more about asset allocation, equity is more about equity risk management, right? So both products fall into a very different category. If investor wants asset allocation because he wants debt also, then a hybrid long short will work better for him, right? Where you're managing the equity risk but have a very significant debt which can give you an accrual return of 8%. Whereas if one wants an equity risk product, then equity long short is the better because you're managing the risk for him very well. Right, but both the things happen, right? You have 30-40% BAF kind of a product and you have 50-60 equity product. So in that case, you know, a 30-40% hybrid long short can work for you very well, and you can manage that equity risk using equity long short, but you can't replace that BAF with an equity long short. Otherwise the entire risk for the investor goes up because you're moving from a volatility of 8-9% to a 11-12%. ओके, ये सुनील जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई इन्वेस्टर 6 साल के लिए म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में इन्वेस्टेड रहता है, तो दोनों के रिटर्न में के फर्क कितना हो सकता है उसमें? See, like I said, the difference could be around 2% returns. But the thing is, वो क्या है, difference जो है ना वो compound होता है 2% over a per period year. of time. पर हाँ. एनम, पर एनम। Yeah. And you have to think, see, it's easy to say कि 6 years, 10 years, 10 years में Nifty भी 12-13% दिया है, but it is not a linear. 1 year it has gone up 20%, the other year it has gone down 15-20%. Nobody questions during the bull market, but everybody has doubts in the bear market, right? So it's easy to say कि 6 month में 6 साल में म्यूचुअल फंड इतना दे रहा है, आप कितना दोगे? But the problem with the industry is everybody talks about returns and nobody talks about the risk, right? And if you go to developed markets, you know, the risk adjusted return is the most important parameter, right? So always focus on what is the return you are earning per unit of the risk. Risk तो मैं भी लेके बहुत ज्यादा रिटर्न बना सकता हूँ, but that risk will only help you on the upside.
नहीं, And when जनरली the क्या होता market, है सर, इन्वेस्टर रिस्क की कम सोचता है। अगर वो see, बोलता है कि that is, छह I साल मेरा know, but इन्वेस्टेड है दोनों तरफ, तो उसमें मुझे कि ज्यादा क्या मिलेगा वैसा ही पूछता है, और रिस्क का हाँ, तो that आपको see, ठीक है। बताइए investor यार, दो thinks परसेंट about, ज्यादा मिलेगा सुनील जी या आपको। समझो कि इंडेक्स ने 12% दिया, म्यूचुअल फंड ने 13 दिया, तो यहाँ पे अपना लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी ऐसा है 15 देगा, ऐसा ही सूरज हाँ, जी कह रहे हैं। वही हम टेंटेटिवली बोल रहे हो, रिस्क रिस्क तो है उसमें। हम बोलेंगे रिस्क का तुम्हारा मिनिमाइज हो जाएगा इस हिसाब में, वो तो right, हम बोलेंगे। right. ओके, थैंक यू। तो सूरज जी, मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे आपका जो हमने बात की, इक्विटी एलोकेशन आपने डिसाइड किया बेस्ड ऑन दी पी ऑफ द मार्केट, बट आपका जो एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका कोई आपने कैसे आप करेंगे लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो, उसके कोई विद इन 500 में से आपको एक 50 या 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो उसका कैसे होगा? Sorry, your voice got disconnected in between. If you हाँ, can just मैं repeat. मैं फिर से बताता हूँ कि अभी तक हमने बात की इक्विटी को रिस्क मैनेज करने के लिए, बट एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो मुझे बनाना है। ओके, तो मैं कैसे, मेरा उसके लिए क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा कि कैसे मैं एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूंगा 30-50 स्टॉक का? Sorry, due to some internet connection, I नो got नो प्रॉब्लम, disconnected. मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आ रहा है आवाज आपको? Yes, yes, I can hear मैं you ये now. पूछ रहा हूँ कि जब हम एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसकी स्टॉक सिलेक्शन या पर्टिकुलर सेक्टर सिलेक्शन के लिए क्या थॉट प्रोसेस रहेगी? See, what we generally do is in terms of sector allocation, we have a more top-down view with sectors we think are positive, and then we do the bottom-up in individual sectors to have, overweights in sector stocks where we think, fundamentally it is going to be a market share gainer. So in that way, we follow a very value, at least I follow a very value and contrarian kind of a mindset, where value stocks obviously where we keep on building over a period of time, and we look at contrarian philosophy in stocks where which are more quality oriented but are not doing well in this current phase. And if you look at from a top down phase, you will understand that few sectors like IT, FMCG have not been doing well, so automatically you understand which sectors you want to be underweight first, right? And then within that you can identify stocks which are going to outperform the. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, यस यस, I'm हाँ, extremely sorry, I don't नहीं know नहीं, कोई what is कोई the बात नहीं, problem. कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन का आंसर दिया था दूसरा, Yeah, कोई yeah. बात So, like I said, we look at top down from which sectors we want to be positive. Like example, IT and FMCG were two sectors where we were kind of underweight, right? But within that underweight sectors also we look at stocks, which can do better than the sector, right? So that in that way, in FMCG we found some stocks which are growing faster than the industry, right? So you will always find those stocks, but as a sector we'll be underweight. Similarly, we'll find sectors where we are overweight, where we think that the growth rate is increasing in that sector. For example, power as a sector, or metals as a sector, or and industrials as a sector. Even and then there will be few contrarian sectors like private banks. If you see, is a contrarian sector. The sector has kind of the valuations have fallen in that sector. Then there is a insurance as a sector because it's more regulated, those valuations have fallen, so you get those opportunities. Then you have autos as a sector where you see that the valuations have corrected due to the war, but the earnings growth is still there. So in that way, you will always find the sectors where you want to be overweight and underweight, and then within that sector you have those bottom up stock picking to go have significant weights.
Okay, so it is like a blend portfolio you are planning to construct where you might be looking for some kind of contract call as well as some kind of growth, quality Yeah, growth yeah. stocks. See, Okay. quality stocks generally you get using contrarian philosophy, and then Okay. valuation based, value style you can automatically get using the valuation frameworks, right? That automatically works well. But what you get using contrarian is the quality stocks which can grow. It is But just that, the top-down macro is not working for them right now. so right now you said that ki private bank are the contrarian, but why Yeah. IT cannot be contrarian? See, the thing is, you have to also look at, see, if the valuations would have just become cheaper because of earnings, some kind of a macro disappointment, then you can say that it's a contrarian buy. But when there is a, question on the terminal value of the company, right? When there is a disruption, at that point of time, you cannot say a sector or a stock is a contrarian buy, because what is happening is that the valuation is getting reset globally for that sector. And that is because your terminal value, which contributes 40-50% of the entire valuation, is itself getting smaller, right? So you have to be very careful. And this has happened in multiple sectors. If you look media sector, paper stocks at one point of time would have traded at one valuation, but now you see if somebody would have bought paper stocks or some other stocks at just looking at the dividend yield and the valuation, they would have not made money in that sector, because the media as a sector is completely disrupted. And you have seen those multiple sectors which have got disrupted over a period of time, right? So you have to be careful if it is because of earnings, disappointment or something, due to terminal value issue because of disruption. So you have to decide based on that. Okay. Pramod ji, you can unmute and ask the question. सूरज सर, जस्ट वांट टू आस्क क्वेश्चन, वो मार्केट में एक बार फेस होता है कि हाउ इज योर, मतलब दिस टाइटेनियम हाइब्रिड एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम आईसेफ. Why should I go for iSafe or why should I go for titanium? iSafe hybrid, you are saying? Yeah, hybrid. See, the thing which I see in iSafe is that their beta is itself very high. And the one thing, the difference is if you look at iSafe, 60, in terms of structure, if you have 100 rupees, in our structure, you have 50 rupees cash equity, 25 debt, and 25 your derivative exposure to manage that net equity. In iSafe, you have 65 cash equity, 25 debt, which is the minimum. So almost 90% of your exposure is gone, right? Then you keep 3-4% exposure for rebalancing. So you have only 5 rupees of unhedged derivative exposure. So that is why, when you hear them, they say that they will not be doing any naked shorts, right? So that is why they say, because there is no exposure left in that sense. You have only 5 to 6% of exposure left. So basically what you're doing, you're managing just like BAF. आप बस बीटा बढ़ा दो. बीटा तो मतलब the thing is you will do well on when the markets do well, but you will fall also more when the markets fall, right? So in that way, they are not utilizing what the SIF is offering you, which is to use the derivatives to manage the risk. It means they are managing like a BAF only, not as a Exactly. It's a मतलब mini SIF BAF. long short. It's a mini BAF for them. Okay, is there a feature that like already sold 2 or 3 titanium hybrid? Can I give them like 5 lakh or 2 lakh additional into this particular, or how? Sorry, Because I couldn't get your question. क्योंकि एक SIF में पर पेन लेवल पे 10 लाख मिनिमम चाहिए. Yeah. Already मैंने उनको दो तीन कस्टमर को टाइटेनियम दे रखे हैं. अगर हाँ. मैं उनको इक्विटी का देना चाहता हूं तो शुड आई गो विद 10 लाख और आई कैन गो विद 2 लाख और 5 लाख एडिशनल परचेज? See, the more the better. But the thing is, there is no limitation if they have already invested. Okay. Right? You can do a 2 also, you can do a 5 also, you can do a 10 I also. can do it in NFO period, yeah, I can do after once NFO reopen. That's why I just want to ask. For existing customers. आप कर सकते हैं, बताया ना आप हमने. कभी भी कर सकते हो. It's nothing like you can do in NFO and not do post. You can do as per how you are comfortable or how the investor is comfortable. अभी हम अंडर डेवलपमेंट, ये फंड मेजर में ये फीचर्स थोड़ा अभी टेक्निकल रीजन से अवेलेबल नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. अभी मैं जस्ट ऑनलाइन चेक कर रहा था सूरज जी, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे. तो 5 फरवरी को
आईसिफ लॉन्च हुआ, ओके, उसका एनएफओ रीओपन हुआ, ओके, वहां से लेके आईसिफ का -1.10 एब्सोल्यूट रिटर्न है, और अपना टिटेनियम का जो है -1.91 है। तो प्रैक्टिकली तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डाउन साइड बेटर उसने प्रोटेक्ट की ना। See, like I said, you are looking, see, time because see, Feb 5 में open हुआ, but see, they would have invested during that entire month. Their net equity itself will be lower, right? So, आपको deploy करने में भी time लगता है ना. See, like I said, let's not compare a 1 month or a 2 month, because see, over the long term is what you have to see how the product does. If you keep the beta higher and the market falls, our product will look better than their product. If you keep the beta higher and the market goes up, their product will look better than ours. It's how you move the beta. But given that you're not using any of the things, over the long term is what you will see the problems. Okay, any last And question? it's too short a period to compare one product with another. I'm just saying from a structure perspective, if you're not using the, flexibility which is there, then, I can do a 1 month, I can do a 2 month also. So it will not, next month I might look better, next uske baad they might look better. So it doesn't work like that. एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो समझने के लिए। अभी आई थिंक एमफी का कोई नया सर्कुलर आया है जिसमें ट्रेडिंग कॉस्ट जो है अलग से दिखा रहे हैं, और एक्सपेंस रेशियो जो है डेली पब्लिश होता है, इसमें 4%, 5% ऐसा लिख के आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जो 31 मार्च लास्ट ईयर में जो हमारा एक्सपेंस रेशियो जो रहा होगा और अभी जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा? These are operational questions. I think I will not be able to answer. Okay. Maybe our team will be able to answer. Okay. I I'm thought not कि involved in आपको that. कुछ No, I'm not involved significantly in that part. Okay. So thank you very much Thank for you. your insightful session and looking forward Sorry to. sir, I have one question. हाँ, Can I बोले please? मीता जी, आप बताइए। अच्छा, सर अगर म्यूचुअल फंड का हम लोग पोर्टफोलियो जैसे रिव्यू करते हैं कस्टमर का एवरी 1.5 year और 2 year वॉट एवर इट माइट बी, तो एसआईएफ में कैसे करना चाहिए, हाउ इट कैन बी डन, लाइक? मैडम ये पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का एक पार्टनर जो रहता है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो एवरी 1 year या एवरी 2 year अपने क्लाइंट का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करता है, तो एसआईएफ में आइडियली कब रिव्यू करना चाहिए? See, like I said, you have to give that time horizon of 3 years, right? Okay. Because you see Okay. that entire market of, bull, bear, sideways, you generally see it in a 3-year period, right? So you have to give that, 3-year period to, fully understand how the fund has done versus the market. Okay. Yes. Thank you. Yeah. Okay. Thanks. Thank you. Thank you, Suji, for Keyur your- sir. Yeah. Yeah, thank you for your insightful Thanks. session, and thank you partners for joining. Okay. Thank We'll you. meet next week. We'll not meet. We will be busy in the PLC, so we'll be meeting on the 11th May. Thank you very much. Thank you. Thank you.